अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शाम रमज़ान। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कोरोना वायरस जैसे ही लॉकडाउन नरम हुआ है, इसके हमलों में मज़ीद सख्ती आई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा केसेस देखने में आए। बिल्कुल शफात। और जैसे लॉकडाउन में नरमी हुई, हमने देखा है कि ख़वातीन अपने बच्चों समेत मार्केटों का उन्होंने रुख कर लिया है। खचाखच मार्केट्स भरी हुई है। अभी ज़ैनब मार्केट तो एक सील होगी, लेकिन आगे लगता है कि बहुत सारी मार्केट्स दोबारा सील होंगी, लेकिन लोकल ट्रांसमिशन काफ़ी हद तक अब हो गई है। बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। लॉकडाउन में नरमी का तीसरा दिन, बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं। अवाम ने एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी। अवाम को ईद की शॉपिंग अजीज है या अपनी और अपने अहले खाना की जिंदगी? आज कराची की ज़ैनब मार्केट सील हुई है, कल मजीद मार्केटों को ताला लग सकता है। कोरोना के बायस होने वाली अमवात छुपाकर डॉक्टरों की जिंदगियां खतरे में डाली जा रही हैं। अस्पतालों में लाई जाने वाली मैयतें टेस्ट के बाद कोरोना मरीजों की निकलती हैं। कानूनी माहिरीन के नजदीक ये मामला इक़दाम कत्ल के मुतरादिफ है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहते हैं पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां कोरोना के शौकिया टेस्ट होते हैं। कोरोना की सबसे बड़ी वजह 18वीं तरमीम है, इसे खत्म कर दें, कोरोना खत्म हो जाएगा। और अंदरून मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन की बंदिश में 29 मई तक तोसी कर दी गई। इतलाक खुसूसी परवाजों और कार्गो तैयारों पर नहीं होगा। जी, तो अभी आपने जानी कि टॉप स्टोरीज क्या हैं। सबसे पहले आपको कोरोना के हवाले से अपडेट ये देते चलें कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से रिकॉर्ड 2255 केसेस जो हैं वो अब सामने आ चुके हैं, जबकि 31 मजीद अमवात के साथ अब पाकिस्तान में होने वाली मजमूई तादाद जो है वो 737 हो गई है। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के कोरोना टेस्ट के बारे में अपनी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अल्लाह की मेहरबानी से उनका कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। इसी तरह स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का भी फाइनली कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया है, जिसके बाद उन्हें घर मुंतकिल कर दिया गया है। कहते हैं फैसला कर लिया है, अपने वालिद के नाम से एक फाउंडेशन बनाऊंगा। अल्लाह ताला की हुक्म से मैं आज अस्पताल से अपने घर मुंतकिल हो चुका हूँ। मेरा टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है। मेरे बच्चों का टेस्ट इंशाल्लाह कल आएगा। मैं इस मौके पे अपनी तमाम आवाम का, तमाम पार्लियामेंटेरियन का एक एक का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा इरादा है कि मैं अपने वालिद साहब के नाम से भी एक फाउंडेशन बना रहा हूँ, जिसमें मैं गरीब आवाम के लिए एजुकेशन, हेल्थ और ख़ासकर एग्रीकल्चर इस पे काम करूँगा और अपनी कौम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूँगा। जनाब, ये मामला है, अल्लाह का शुक्र है कि असद कैसर साहब की तबीयत के हवाले से उनकी हालत थोड़ी सी बिगड़ भी गई थी, उनको आईसीयू मुंतकिल किया गया था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब वो बेहतर हैं, घर वापस आ गए हैं और अल्लाह ने उन्हें एक नई ज़िंदगी दी है। हम चाहेंगे कि वो तमाम अफराद जो कि इस वक्त बाहर निकल रहे हैं, ये सोच के बाहर निकलें कि बाहर एक ऐसा वायरस, एक ऐसी बीमारी मौजूद है जो आपके साथ घर में आएगी और न सिर्फ आपको बीमार कर सकती है, बल्कि आपके घर में रहने वाले उन तमाम लोगों को जिंदगी का खतरे का बायस बन सकती है जिनकी इम्यूनिटी आपके मुकाबले में कम है। बिल्कुल, ये एक ऐसा वायरस है जिसको हम देख नहीं सकते और ये इस वायरस के खिलाफ पूरी दुनिया जंग करी है। अभी तक कोई वैक्सीन नहीं आई जो कि इस वायरस से फाइट कर सकती है, लेकिन WHO में इतना काम ज़रूर हो रहा है कि इसकी मुद्दत जो है वो किसी तरीके से कम की जा सके और इसके फैलाव को किसी तरीके से मिनिमाइज किया जा सके। यहाँ पर एक अहम खबर शामिल करते चले, एक अहम खबर आपको बताते चलें कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों का इंतखाब मुसवदा तैयार हो चुका है। सिंध हुकूमत की जानिब से मुआहदे का मुसवदा तैयार कर लिया गया है। मुआहदे का मुसवदा वज़ीर आला सिंध को भेजा जाएगा। वज़ीर आला सिंध की मंजूरी के बाद निजी अस्पतालों से मुआहदा होगा। निजी अस्पतालों पर मुश्तमिल कोर ग्रुप ऑफ जनरल हॉस्पिटल्स तश्कील दिया जाएगा। जो मुसवदा तैयार किया गया है उसके मुताबिक मुंतखब निजी अस्पतालों में मरीजों को तिब्बी सहूलतें दी जाएंगी। अस्पतालों की इंतजामिया के साथ MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। मुंतखब अस्पतालों को इलाज के अखराजात की अदायगियाँ हुकूमत सिंध करेगी। अस्पतालों में इलाज की मद में फी मरीज
यौमिया 65,000 दिए जाएंगे। इंतहाई निगहदाश्त यूनिट पर यौमिया 1,10,000 दिए जाएंगे। ये अहम तफसीलात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि हर निजी अस्पताल को 200 मरीजों के इलाज की रकम पेशगी अदा की जाएगी। इस मुआहदे का मुसव्वदा जो अब तक तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों का इंतखाब का मुसव्वदा तैयार हो गया। और अस्पताल जैसा भी होता है, एट द एंड ऑफ द डे अस्पताल है। कोशिश करें कि अपने घरों से ना निकले, एहतियात करें, घरों पे रहें ताकि आपकी और आपके घर वालों की जो ज़िंदगी है वो भी महफूज हो। शफात, लॉकडाउन को आज नरमी में तीसरा दिन है और ऐसा लग रहा है कि पूरी आवाम ने ये समझ लिया है, जैसे कल असद उमर साहब कह रहे थे ना कि जी लॉकडाउन ख़त्म नहीं, मतलब लॉकडाउन ख़त्म किया है, कोरोना ख़त्म नहीं किया। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं, बाज़ारों में तिल धरने की जगह नहीं है और आवाम ने एहतियात तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी हैं और किसी को कोई परवाह ही नहीं है। बार बार समझाने के बावजूद मार्केटों में हद से ज़्यादा रश जो है और लोग ना हुकूमत की बात सुन रहे हैं और ना ताजिर रहनुमाओं की आवाम कोई ईद के, मतलब ताजिर रहनुमा से भी कल हमने स्पेसिफिकली बात भी की कि आपकी तैयारियां कब तक हो जाएंगी, तो उन्होंने कहा 2-3 दिनों में हम हालात जो है वो काबू में कर लेंगे। जी जनाब, लोगों को अपनी जिंदगियों से ज्यादा अपनी ईद की शॉपिंग नजदीक है। ये तासुर हम नहीं दे रहे, ये तासुर लोग खुद दे रहे हैं। जिस तरह से वो बाजारों में छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्ग अफराद के साथ बगैर मास्क के जगह जगह खांसते छींकते अफराद, इन दुकानों में रश लगा के एक एक केबिन पे 5-5 लोगों का रश लगा हुआ है। एक एक मार्केट के अंदर 2-2 हज़ार लोग घुसे हुए हैं और उसके नतीजे में अब से कुछ देर पहले कराची की ज़ैनब मार्केट को सील कर दिया। बिल्कुल शफात, अभी एक मार्केट सील हुई है, लेकिन अगर हालात ऐसे रहे तो हो सकता है कि कराची की जो बाकी मार्केट्स हैं वो भी सील कर दी जाए। जो मार्केट्स के मनाजिर आपके साथ शेयर किए वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है किस तरीके से मार्केट्स में खचाखच भरे हुए हैं। खवातीन ईद की शॉपिंग करने के लिए अपने बच्चों समेत बगैर किसी एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए मार्केटों में मौजूद है। मुँह पे कोई मास्क भी नहीं लगाया हुआ और साथ में जब दुकानदारों से बात करें तो दुकानदार कहते हैं कि जी हम तो देखें एहतियात करें, लेकिन जो हमारे पास कस्टमर आ रहा है वो एहतियात नहीं कर रहा। वो तमाम तो लोग जो हमें देख रहे हैं, हमारी आप तमाम तो लोगों से गुजारिश है कि खुदारा अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, आप ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपने ईद की शॉपिंग करनी है, लेकिन खुद घरों से बाहर निकल के अपनी जान, अपने बच्चों की जान बिल्कुल ऐसे ख़तरे में न डालें। जो सूरत हाल मार्केट्स में नज़र आ रही है और जो अस्पतालों में नज़र आ रही है, ऐसा लगता है कि लोग बाज़ारों में जाकर अपने लिए मौत ख़रीदते हैं, ईद की शॉपिंग नहीं। तो खुदारा कोशिश कीजिए कि अपने आप को, अपने घर वालों को महफूज रखें। इंतहाई ज़रूरत के वक्त इंतहाई हिफाजती इक़दाम करते हुए घर से बाहर निकलें, वरना बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। शफात, ये सिर्फ कराची की सूरत हाल नहीं है, बल्कि कराची से खैबर तक बाज़ारों में बिल्कुल ऐसे ही रश है और आवाम ने ना मास्क पहना हुआ है और ना ही किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। अगर आपको हमारी बात का यकीन नहीं तो खुद ये फुटेज देख लीजिए। हम तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन कस्टमर आगे फॉलो नहीं करता है। कैसा समाजी फासला, कहाँ की SOPs, कराची से कोयटा तक बाजारों में खूब रश। लॉकडाउन में नरमी का तीसरा रोज, आवाम ने SOPs की धज्जियां उड़ा दी। कराची के बाजारों में खवातीन और बच्चों की फौज जफर मौज। दुकानदारों ने टाइम बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। शहरी तो कहते हैं मास्क पहनने की आदत नहीं। ये मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है? डर नहीं है कोरोना का आपको? नहीं, आदत नहीं है हमारा लोगों को। कराची के लोगों को आवाम की आदत होती है 12 बजे 1 बजे सो को उठते हैं। कारोबार है वो शुरू होता है 2 से 2:30 बजे शुरू होता है और 4 बजे बंद होता है। 1.5 घंटे में हम क्या कारोबार करेंगे? नहीं कर पाओगे। रश के टाइम पे आप कैसे कारोबार करोगे या SOPs देखोगे? लाहौर की छोटी बड़ी मार्केटों में भी सुबह से खूब रश। लाहौरी कोरोना वायरस से ही इनकारी। कोरोना है क्या? हमें बताओ तो सही, है क्या चीज़ है कोरोना? फैसलाबाद के बाजारों में भी मास्क और समाजी फासले का ख्याल रखे बगैर गहमा गहमी उरूज पर। तो जो टाइमिंग का जो शेड्यूल दिया ना वो बहुत ही गलत दिया है। मेरा मास्क तो शॉप में पड़ा है ना। कोयटा वाले भी बगैर मास्क के बाजारों में घूमते रहे। खरीदारी हो रही है, बंदा टकरा रहा है, किसी का मास्क नहीं है। पेशावर के दुकानदार कहते हैं आवाम के आने पर हम कैसे पाबंदी लगाएं? आवाम घर से निकल रहे हैं, उसका जिम्मेवार तो हम लोग नहीं है, न उस पर हम लोग पाबंदी ला सकते हैं। मुल्क भर के बाजारों में आवाम ने SOPs की खुलकर खिलाफ वर्जी की।
हमने देखा कि किस तरीके से जो लोग हैं घरों से बाहर निकले हुए शॉपिंग कर रहे हैं, एहतियाती तदाबीर कोई अपना ही नहीं रहा। और जब लोग कह रहे हैं कि जी मास्क से मेरा दम घुटता है, शॉपिंग ज़रूर करें जी, घर से बैठ के भी हो सकती है, लेकिन अपनी जान को और बाकी की जान को खतरे में न डालें। इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल, इस हवाले से भी जायजा लेंगे। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे अरबाब चांडी, और साथ में लाहौर की सूरत हाल भी हम जानेंगे। लाहौर से भी ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे मजहर इकबाल। सबसे पहले हम चलेंगे कराची। अरबाब चांडी साहब, कुछ देर पहले मैं आपकी रिपोर्ट भी देख रही थी कि किस तरीके से खचा मार्केटें भरी हुई हैं। अभी की आप क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं? आप मौजूद कहाँ है इस वक्त? जी, मैं इस वक्त अब्दुल्ला हारून रोड पर मौजूद हूँ, और जहाँ पर जो है अब तो मार्केटें तकरीबन बंद हो चुकी है, लेकिन सड़कों पर रश इतना ज़्यादा है जिसकी एक झलक सिर्फ मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ। ये जो है अब्दुल्ला हारून रोड है, जिसकी आप एक झलक देखें कि यहाँ पर गाड़ी जो है वो पहिया जो है जा रही है। अगर यहाँ से भी कैमरामैन दिखा सके कि ये देखें कितना रश है यहाँ पर। ये अब्दुल्ला हारून रोड है, और यहाँ पर लोग जो है तीन सवारियाँ कर रहे हैं। देखिए, छोटे बच्चे के साथ जा रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे भी। अस्सलाम वालेकुम, आप खुद तो मास्क लगाए हुए, बच्चे को नहीं लगाए? मास्क क्यों लगाएं? बच्चे को क्यों नहीं लगाए? कोई कोरोना है ही नहीं तो क्यों लगाएं? ये तो ड्रामा है सिंध गवर्नमेंट का सारा। नहीं है, कोई नहीं है। कहाँ पर आपके जानने वाले का है कोई? कैसे कोरोना नहीं है? सब पागल बना रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ये गवर्नमेंट सिर्फ पागल बना रही है। अस्सलाम वालेकुम, 1 2 3 4। कोरोना नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल है। तो फिर ना आपने लगाया मास्क, ना सेफ्टी के भाभी आपने भी यूं ही फैशन के तौर पे लगाया? नहीं, सेफ्टी के लिए बिल्कुल। क्या हुआ भाई? हम ले रहे हैं हर चीज। यहाँ पर लोग जी, अस्सलाम वालेकुम, नाराज नहीं होइएगा प्लीज। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया बहन? नकाब पहना हुआ था इसलिए मास्क नहीं यूज किया है। और ये कोरोना सिर्फ 5 बजे 4 बजे ही उठ रहा होता है, इससे पहले बंद होता है। 5 बजे की टाइमिंग रखी है, मैंने पूरे 5 बजे तक की टाइमिंग दी। इतनी दूर से बंदा आया है यहाँ पर और सब कुछ बंद है। आपका क्या ख्याल है, ज्यादा टाइमिंग? बिल्कुल, थोड़ी ज्यादा टाइमिंग दें। 5 बजे अगर ज्यादा टाइमिंग में कोरोना आ जाए तो फिर क्या करेंगे? कोरोना है ही नहीं, क्या कोरोना सुबह फजर में सो जाता है। खुदा बाबा, इधर तो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना है कि नहीं है। जो कौमें, जो शख्सियात, जो खवातीन और मर्द ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोरोना है ही नहीं, उनसे अब क्या बहस करेंगे आप? आपने देखा कि अभी भी लोगों की जिस तरह तादाद आ रही है। एक झलक और दिखा दें आपको। अस्सलाम वालेकुम, आपने खुद मास्क पहना हुआ है, अम्मा को नहीं पहना है? जी, मास्क आपने पहना हुआ है ना? नहीं पहना है। ये नहीं पहनती। आप नहीं पहनती? आदत नहीं है? करेगा वो होएगा, जो अल्लाह करेगा वो। कह रही जो अल्लाह करेगा वो ही होएगा। अस्सलाम वालेकुम, दोनों बड़ी उम्र के लोग हो, दोनों ने मास्क नहीं पहना, क्यों? जेब में पड़ा हुआ मास्क। आपका किधर है? ये पड़ा हुआ ये मास्क तो नहीं है? मास्क नहीं है, लगाते हैं गिर जाते हैं। अरे 20 रुपया की। हाँ बाबा, देखो यहाँ पर लोगों की हालत ये है कि कोई भी एहतियात ये बड़े अफसोसनाक मनाजिर हैं। हम पिछले 3 महीने से रोजाना की बुनियाद पे लोगों को तालीम दे रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि जो ऐवानों के अंदर जो आपस की चपकलिश है, लोगों ने उसके नतीजे में इसको सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, लोगों ने सीरियस लेना छोड़ दिया। अगर लोग सीरियस होते 1 2 3 1 2 यानी जो है वो यहाँ पर लोग साहब मेरे साथ ही रहिएगा। जरा लाहौर का भी रुख करते हैं। मजहर इकबाल साहब अनारकली से हमारे साथ मौजूद है। मजहर साहब, क्या देख रहे हैं मनाजिर? क्या कराची जैसी अफसोसनाक सूरत हाल लाहौर में भी है? जी शफात, बिल्कुल कराची की तरह लाहौर में भी वही सूरत हाल है जो आपसे कुछ देर कबल आपने बताई कि ज़ैनब मार्केट को SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। यहाँ भी यही सूरत हाल है कि तमाम मार्केटें और बाजार खुले हैं। लॉकडाउन ख़त्म हुए, आज 3रा रोज़ है, मगर SOPs जो हुकूमत ने बनाए थे उन पर कहीं भी अमल नहीं हो रहा। तमाम मार्केटें खुली हैं। यूनियन के वो अहदेदार जो चंद रोज़ कबल ये मुतालबात कर रहे थे कि मार्केटें खोली जाएँ, वो तमाम SOPs पर अमल दरामद के जिम्मेदार होंगे, वो अब कहीं भी नजर नहीं आ रहे। किसी भी मार्केट में आप जाएं, लोग बगैर मास्क पहने आज़ादाना घूम रहे हैं, बच्चों को साथ लेके आए हुए हैं। कहीं भी सैनिटाइजेशन का कोई इंतजाम नहीं है, और फिर उसके साथ सोशल डिस्टेंस वो भी नहीं है। ये और बड़ी जो सबसे बड़ी बात बता रहे हैं मजहर साहब, क्योंकि आप लाहौर की जिस मार्केट में खड़े हैं वो लाहौर की बड़ी मार्केट में से एक मार्केट है। मैं चाहूंगी कि ताजिर रहनुमा अफजल बलोच साहब से भी हम बात करें, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जब हम रिपोर्ट भी देख रहे थे तो वहाँ पे
एक छोटे राजे ये भी कह रहे थे कि जी हम यहाँ पे कारोबार करें या फिर SOPs देखें। अफजल साहब भैया जी, आपने शाम रमज़ान में वक्त दिया, ये बताइएगा कि मार्केट्स की सूरत हाल आपके सामने है। ज़ैनब मार्केट सील हो गई है, अगर हालात यही रहे और आपने SOPs फॉलो ना कराए तो सर बाकी मार्केट्स भी सील हो जाएंगी फिर तो। अफजल साहब आपको आवाज़ आ रही है हमारी? अजमल बलोच साहब आपको आवाज़ आ रही है हमारी? चलें हम कोशिश करेंगे अजमल बलोच साहब से हमारा रास्ता हो सके। मेरी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम ना बहुत नर्म अल्फाज में लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दफ़ा तमाम लोगों को, वो लोग जो कि ये समझते हैं कि कोई कोरोना नहीं है, ये सिर्फ ड्रामा है, पागल बना रहे हैं हमें। 2,80,000 अफराद मर चुके हैं। कितनी लाशें चाहिए आपको ये जानने के लिए? अफसोस की बात यह है कि जब तक आप लोगों के घर में कोई लाश नहीं गिरेगी, आप नहीं मानेंगे कि इस मुल्क में कोरोना है। और जब तक आप ये मानेंगे, आपकी वजह से कितने ऐसे लोग हैं कि जो लोग इस कोरोना का शिकार हो चुके होंगे। अजमल बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बलोच साहब, मार्केट्स के हालात आप देख रहे हैं, कोई SOPs फॉलो नहीं हो रही। ऐसा लगता है कि जितने वादे किए गए थे हुकूमतों के साथ, सब के सब झूठे वादे थे। क्या कहना चाहेंगे इस पे? ऐसी बात नहीं है। एक तो अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, जैसे मेरे भाई पहले बात कर रहे थे। बात यह है कि मार्केट में अगर किसी जगह 500 दुकान है तो वहाँ 4 दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे बच्चों के शूज और बच्चों के कपड़े हैं। मेरी गुजारिश है हुकूमत थोड़ा सा हमारा साथ दे। देखे पब्लिक, ये हुकूमत पब्लिक की भी है, हमारी भी है। 5 मार्केट जी, आप ना वो 5 मार्केट्स के बराए मेहरबानी वो नाम बता दें जहाँ पर SOPs आप फॉलो कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, सर्विस की या बच्चों की रेडीमेड की जो शॉप्स है उन पर सर हमने दुकानें नहीं बोली, हमने मार्केट्स का जिक्र किया। अभी ज़ैनब मार्केट सील हो गई है ना, तो आप ये बता दें इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं, फर्नीचर मार्केट दुकानदारों की वजह से ज़ैनब मार्केट सील हो गई है। मैं मान लेता हूँ ये बात। जो लोग SOP, अब वहाँ पे रश इतना है, ये लोग जो आ रहे हैं, गवर्नमेंट का काम है, ये जो हमारी टाइगर फोर्स बनी है, अगर 4-4-5 लड़के हमें इन दुकानों पे देते हैं जो लोगों को मोटिवेट करके अंदर भेजे जी। तो कोई सर तो पहले एक मिनट मुझे एक बात बताइएगा, आपने जब ये श्योरिटी दी थी हुकूमत को कि हमारे बंदे मौजूद होंगे, डिसइंफेक्टेंट टनल लगेगी, सैनिटाइजर दिए जाएंगे, तो उस वक्त तो टाइगर फोर्स का कोई जिक्र नहीं था। अब क्यों आ रहा है टाइगर फोर्स का जिक्र? देखिए, अब दुकान के बाहर भी मैं आपको बताऊं, हर दुकानदार के बाहर जहाँ रश है, लोग सैनिटाइजर भी लेके खड़े हैं, मास्क दुकानदारों ने तो पहने हुए। अब एक जलगार जब आ जाएगी, देखिए जहाँ पे नादरा का दफ्तर खुला है वहाँ सारी सरकार मौजूद है, लोग उनसे काबू में नहीं आ रहे। आपने हमारे शो में आपने वादा किया था कि एक बार जब मार्केट्स खुल जाएंगी तो हम SOPs का ख्याल रखेंगे। अभी हम लोग भूखे मरे हैं, बाहर अपने बाजारों के बाहर, मार्केट्स के बाहर हम लोग खड़े कर देंगे। कल हमने ये दरखास्त की कि आप एटलीस्ट डिसइंफेक्टेंट के टनल्स लगा दे, तो उसमें भी बोला गया कि हमें 2 से 3 दिन दे दे तो ये टनल्स भी लग जाएंगे। सर अब आप बताएं, आप लोगों की तरफ से तैयारी पूरी नहीं है? खुदा ना खासा वायरस फैलता है, आज एक ज़ैनब मार्केट सील होगी, बाकी मार्केट सील होंगी, कोरोना फैलेगा, तो फिर तो जिम्मेदार कौन होगा? आप अगर अवाम होंगे, फिर तो हुकूमत का कोई जिम्मा नहीं होगा इसमें। बलोच साहब, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? बानी थोड़ा सा हुकूमत असल में हम पीटते रहे हैं कि 24 घंटे के लिए दुकानें खोल दे, कोई रश नहीं होगा, तो लोग रात को भी आराम से आएंगे। आप यकीन कर, ईद को सर आपसे इतने घंटों का रश कंट्रोल नहीं हो रहा, आप 24 घंटे का रश कैसे कंट्रोल करेंगे? मैं बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, बड़ा तजर्बा है। जब दुकानें ज्यादा देर तक खुली होती हैं वहाँ कोई रश नहीं होता है। अच्छा, एक मिनट बलोच साहब, ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं होता। हर साल पूरी रात, ये जो आखिरी अशरा होता है इसमें पूरी रात मार्केट्स खुली होती हैं, पूरी रात कंधे से कंधा टकरा रहा होता है। ऐसा नहीं होता। जब आप लोगों को वजूहात देते हैं बाहर निकलने की, लोग बाहर निकलते हैं। आपकी अप्रोच गलत है। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा, आपने पहले वादा किया था कि जी दुकानों के बाहर, मार्केट्स के बाहर हमारे लोग खड़े होंगे, हम 2-2 बंदे खड़े करेंगे और मार्केट की कैपेसिटी को देखते हुए हम लोगों को अंदर आने देंगे। कहाँ हैं वो 2 लोग, कहाँ है वो मार्केट्स में? मैं अब से 1 घंटा पहले मोबाइल मार्केट से आया हूँ, कोई नामो निशान नहीं है किसी SOP का। देखिए, आम रूटीन में और हालात थे। आम रूटीन में लोग अपने लिए भी कपड़े खरीदते थे, खवातीन की भी खरीदारी होती थी। अब सिर्फ बच्चों की खरीदारी हो रही है, उसमें और इसमें बड़ा फर्क है। आज मैं कहता हूँ आप 24 घंटे के लिए खुलवा दें, अगर आपको रश नजर आ गया तो मुझे बताइएगा। दूसरा एक कंफ्यूजन है कि लोग कहते हैं कोरोना है ही नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट आज तक एजुकेट लोगों को नहीं कर सकी है। जो कस्टमर बलोच साहब, एक सवाल है, आपको एहसास है कि अगर इस वायरस के फैलने से अमवात की तादाद इस वक्त 735 है, अगर अगले चंद रोज में खुदा न खास्ता खाकम बदान अगर ये तादाद 1400 हो जाती है
तो क्या आप लोग इसकी जिम्मेदारी कबूल करेंगे? तो देखिए खैर है, कोई नहीं, मुझे जेल भेज दे, लेकिन मेहरबानी ये करें पे देखिए पूरी दुनिया में, अमेरिका में, ईरान में, फ्रांस में, इटली में, जहाँ पे अमवात की लाखों तादाद हो चुकी है, उन्होंने भी खोल दिया है। सर लेकिन वो ख्याल तो रखिए, ये तो कोई रीजन नहीं है कि हम इसके अंदर नरमी की बात करें। दूसरा ये आपने 24 घंटे की, अजमल साहब निहायत बसद एहतराम, आपने 24 घंटे की बात की। हम किस तरीके से 24 घंटे में लागू कर सकेंगे? इतनी नफरी, इजाफी नफरी कहाँ से लेकर आएंगे? अगर आप की ट्रैफिक पुलिस की रेंजेस की भी अगर हम चाहें, ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे भी आप शफात ने बताया कि जब पिछले साल भी सारी मार्केट्स खुली होती थी, तब भी यही रश की सूरत हाल होती थी। तमाम टीवी चैनल्स के कैमरे मार्केटों में है, कहीं आपको ट्रैफिक पुलिस नजर आ रही है, कहीं आपको रेंजर्स नजर आ रही है, कहीं आपको पुलिस नजर आ रही है। हमें खुला छोड़ दिया गया है कि भाई एक दफा ताजरों को ट्रैफिक पुलिस नहीं है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है। मैं अभी सदर बाजार से आ रहा हूँ सर, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, पुलिस अपनी जगह पे अपनी ड्यूटियां दे रही है। आपके कहने पे अगर आप कह रहे हैं कि पुलिस 24 घंटे ड्यूटी दे आपके लिए, नफरी उतनी की उतनी है, इजाफी नफरी नहीं आ सकती उसके लिए, आपका ये मुतालबा गलत है। 24 घंटों में सर 24 घंटे के लिए खोल दें, किसी पुलिस की जरूरत नहीं होगी, दुकानें रात 8 से 2 बजे तक खुली होंगी। नहीं सर, हम आप शायद आप भूल रहे हैं कि हम जिस शहर में मौजूद हैं उस शहर में हालात क्राइम के कुछ बड़े मुनफरिद हैं। शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शर्जील गोपलानी साहब, आप आए हमारे शो में कई दफ़ा और हमने जायज़ बुनियादों पे आपका मुकदमा एडवोकेट भी किया, आपके मुकदमे पे बात भी की, लेकिन अब जब वो सारे वादे जो आपने हमारे शो में बैठ के आवाम से किए थे, हुकूमत से किए थे, वो नहीं थे, अब वो वादे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं हुए। बिल्कुल कामरान भाई, आप सही कह रहे हैं। हमारा प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया ने बड़ा साथ दिया, जिसकी वजह से ही मार्केटें खुली थी। ये मैं 100% बात एडमिट करता हूँ और ये बात भी एडमिट करता हूँ कि जो हमें रिजल्ट देना चाहिए था हम नहीं दे पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हम घर बैठे हुए हैं। हमने आज भी आपके मीडिया चैनल, आपका चैनल मौजूद था लाइट हाउस में, चप्पल बाजार में, आज हमने वहाँ बैठ के अपना कन्वेंशन कैंप लगाया, कल हमने टिम्बर मार्केट में लगाया, कल हम सदर में आ रहे थे, वहाँ पे हम आगाही मुहिम शुरू कर रहे थे। हम देख रहे थे जहाँ जहाँ हमारी निगलेंस है या हमारी लापरवाही है या गलती है, हम उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दोपहर को 2 बजे कमिश्नर साहब ने हमारे ताजिर रहनुमाओं को बुलाया। क्या कर रहे हैं? आवाम का रश बहुत ज्यादा है, आपका कोई नुमाइंदा नहीं है, दुकानों के बाहर, शॉपिंग मॉल्स के बाहर, बाजारों के बाहर कुछ नहीं हो रहा, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम यही बात लोगों को समझा रहे थे। कल हमने जो सदर में ये जो है स्टार्ट करनी थी मुहिम, एक मार्केट में हमने जाके खड़ा होना था। कल भी हम मार्केट में खड़े रहे, हमारे लोगों को एक मार्केट में समझा रहे हैं। अब एक तो पब्लिक इतनी ज्यादा बाहर आ गई है कि हमारे कंट्रोल से बाहर, हम मान रहे हैं। ये तो आपको पहले भी बताया गया था कि जब एकदम मार्केट्स खोली जाएंगी, लेकिन आपने तब भी बोला था कि आपकी तैयारी कंप्लीट है। लेकिन जब आपकी तैयारी ऐसी है तो फिर तो आप लोग मजीद पुश करें लॉकडाउन को, क्योंकि अब तो वायरस और ज्यादा बढ़ेगा। हम मान रहे हैं कि हमने जो चीज समझी थी उससे ज्यादा प्रेशर आ गया, इससे ज्यादा लोग बाहर आ गए, इससे ज्यादा मामला हमारे हाथ कंट्रोल से बाहर निकल गए। तो कंट्रोल से बाहर निकल गए शर्जील साहब, प्लान क्या है, क्या करना है, अब कैसे इसको काबू करना है? 53 दिन हम बंद रहे हैं, आज तीसरा दिन है। हम अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने की। इतनी बड़ी आवाम को संभालना हुकूमत नहीं संभाल सकती, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। कितना अरसा लगेगा सर मजीद आपको ये कंट्रोल करने? हमें 1-2 दिन की ही बात रह गई है। हमने देखे कल तक तो ये था कि दुकानदार भी मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, आज आप देखें कि 70% से ऊपर लोग मास्क पे आ गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग में आज थोड़ा बहुत फर्क आया था मार्केट में, आज तो मोटिवेशन होनी शुरू हुई थी और आज ही मार्केट सील कर देना थोड़ा। 2 दिन मजीद मांग रहे हैं ना, 2 दिन मजीद का मतलब है 3 दिन ये अभी गुजर गए, 2 दिन मजीद, 5 दिन हो जाएंगे टोटल। 5 दिन बगैर SOPs के मार्केट्स खुली रही। हम बगैर SOPs की बात नहीं कर रहे, हम आपको बोल रहे हैं हम SOPs अमल करवा रहे हैं। जहां से निगलेंस आ रही है हम हर जगह पहुंच रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, हम किसी और के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाल रहे। बोल्टन मार्केट देख लें, इकबाल मार्केट देख लें, जामिया क्लॉथ मार्केट देख लें, आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट देख लें, फर्नीचर मार्केट देख लें, इन तमाम तर मार्केट्स की सूरत हाल को देख के बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि ये SOPs जो हैं ये फॉलो नहीं हो रही। सर अभी आप थोड़ी देर पहले अजमल साहब से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जी मार्केट्स में SOPs फॉलो हो रही है। आप जरा 5 मार्केट्स के नाम हम चाहेंगे अवाम के साथ शेयर कर दें जहाँ पे पता चला SOPs फॉलो हो रही हैं। देखें कल जामा क्लाथ में कमिश्नर साहब ने खुद विजिट किया, जामा क्लाथ की पोजीशन बहुत अच्छी थी बनिस्बत दीगर मार्केटों में। आज नहीं है सर, आप आज नहीं गए जामा क्लॉथ मार्केट? आपने आज नहीं वहाँ पे देखा? आपने आज बोल्टन नहीं देखा? इलेक्ट्रॉनिक मार्केट नहीं देखा? देखिए बोल्टन सदर के एरियाज में प्रॉब्लम आ रही है, टिम्बर मार्केट में इतना प्रॉब्लम नहीं है। टाइल्स मार्केट सर वही तो असल मार्केट है, वही तो बड़ी मार्केट है शहर की।
बिल्कुल है, बिल्कुल इकबाल है, मार्केट से बड़ी मार्केट तो शहर की कोई कपड़े की मार्केट नहीं है। बिल्कुल कंजेस्टेड है। इस वक्त ईद का सीजन है, 53 दिन लोग घर में बंद रहे हैं। तो ये हम किसी को डिफेंड नहीं कर रहे, हम किसी को नहीं कर रहे, लेकिन थोड़ा सा हमें टाइम तो दिया जाए कि हम कंट्रोल कर लें। थोड़ा बहुत मजीद टाइम चाहिए शर्जील गोपलानी साहब आपको। हम चाहेंगे, हम दुआ करेंगे कि खुदा ना करे कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि हुकूमत को दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े, और क्योंकि अगर दोबारा लॉकडाउन हुआ तो फिर खुलेगा नहीं, तो ये बात तय है। फिर ना मीडिया का मुंह होगा, ना ताजर बरादरी का मुंह होगा, ना अवाम का मुंह होगा कि वो दोबारा हुकूमत से दरखास्त कर सके कि अब ये लॉकडाउन कल के दिन में 31 बंदे जाँ बहक हुए। इससे पहले 39 लोग जाँ बहक हुए थे कोरोना की वजह से, और ये तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि अभी हमने पीक को टच नहीं किया। तो वो तमाम तो लोग जो हमें देख रहे हैं, ईदें इंशाल्लाह आगे भी बहुत ज़्यादा आएंगी। खुदा के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ये मौत का सौदा ना करे बाहर निकल के। और वो लोग, जब तमाम लोग अभी भी बाहर निकल के ये पूछ रहे हैं, जैसे हमारे नुमाइंदों से पूछ रहे थे कि कोरोना क्या है, ये बस बातें बनी हुई हैं। आप लोग क्या चाहते हैं कि जब तक आप खुदा ना खास्ता आपके अपने घर में कोरोना आएगा और आपके अपने घर को प्यारा चला जाएगा, तो तब आप रियलाइज़ करेंगे कि हाँ कोरोना एग्जिस्ट करता है। प्लीज़ एहतियाती तदाबीर अपना ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। कोरोना की वजह से होने वाली अमवात छुपाई जा रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, और इस वजह से मज़ीद कोरोना फैल रहा है। अस्पतालों में लाई जाने वाली मैयतें टेस्ट के बाद कोरोना मरीजों की निकलती हैं, और जिसकी वजह से डॉक्टर्स की ज़िंदगियों को ख़तरा है। क्या कोरोना के मरीजों को छुपाना इक़दाम कत्ल नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो कि अब सामने आ रहा है। बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं और अपने प्यारों की मैयतें, जो कि इनकी डेथ कोरोना की वजह से हुई होती है, खौफ में जब अस्पताल लेके जाते हैं और टेस्ट भी नहीं करवाते और सिर्फ जाके डेथ सर्टिफिकेट लेकर आकर उनको दफना देते हैं। तो आप ये सोचिए कि आप इस अपने एक झूठ की वजह से, अपने सच को छुपाने की वजह से, आप कितने डॉक्टर्स को, कितने ऐसे स्टाफ को जो कि उनकी गुस्ल में जिनका जो पार्टिसिपेट करते हैं और उसके बाद जो कि उनको दफनाते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ख़तरे में डाल देते हैं। ख़वातीन और हज़रात, ये मामला आज का नहीं है, ये मुसलसल रिपोर्ट हो रहा है कि कोरोना से मुताल्लिक अमवात जाली मेडिकल सर्टिफिकेट्स के ज़रिए, जाली डेथ सर्टिफिकेट्स के ज़रिए छुपाई जा रही हैं। और इसके नतीजे में न सिर्फ ये कि डॉक्टर्स को, बल्कि पैरामेडिक स्टाफ को, हत्ता के कब्रिस्तान में मौजूद जो अमला होता है, जो गोरकर अफराद होते हैं, उनकी ज़िंदगियों को भी शदीद ख़तरात लाहक हैं। क्या मामला है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब। वो भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे हेल्थ केयर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट जनाब डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब की तरफ। डॉक्टर शुमाइल, पहले ज़रा ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है और कितने पेशेंट्स लाए जा रहे हैं ऐसे जो कि DOA होते हैं, यानी कि डेथ ऑन अराइवल होते हैं? देखिए, इसमें तो हम सिर्फ क्या सराही कर सकते हैं। मैं गालिबन बहुत अरसे से डिस्कशंस के अंदर हम मीडिया पे बात करते रहे और हम कहते रहे कि लोगों का ट्रस्ट विन करने की ज़रूरत है, लोगों को डराने की ज़रूरत नहीं है। और वो यही नतीजा हुआ कि लोग खौफज़दा हो गए कि उनके साथ जो सलूक हो रहा है और उसकी वजह से वो लोग छुपाने लगे। अब सेंटिनल जिसको कहते हैं टेस्टिंग, वो यही होती है कि जिसकी भी कोई मौत हो किसी भी खास उम्र के बाद या किसी भी बीमारी के साथ घर पे, और आपको हालात ना पता हो उनके, जब तक बिला तफरीक नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा। इससे हमें उन क्लस्टर्स का अंदाज़ा लगेगा कि जहाँ पर हो सकता है कि उनके घर वाले या उनके फैमिली वाले इन्फेक्ट हो सकते हैं, उनको नहीं मालूम, और उनको बीमारी जो है हो सकता है उनकी ना जानते हुए बीमारी हुई हो। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इसमें ट्रस्ट बिल्ड करना लोगों का बहुत जरूरी है। ये आपने बात डॉक्टर साहब बिल्कुल सही की कि लोगों का ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जब ऐसा कोई मसला होता है, लोग बगैर बताए जो हैं वो कोरोना पेशेंट्स जो हैं जिनकी डेथ हो चुकी होती है अस्पताल में लेकर आते हैं, तो अस्पताल इंतजामिया को उसकी वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं? देखिए, मैं तो ये इसके बरक्स कह रहा हूँ कि इससे हमें उनसे पूछे बगैर हमने तो स्वाब लेना है। वो स्वाब हॉस्पिटल को लेना चाहिए और उनको भेज देना चाहिए देखने के लिए, पूछने की कि जी इनको इलामात थी या नहीं थी। इससे हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उनको ट्रस्ट कर रहे हैं और वो सारा सिलसिला करें। लेकिन इसके अलावा मैं जो बात जो रेज कर रहा हूँ वो ये, यानी इससे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह पोस्टमार्टम के लिए
जो लवाहिकीन होते हैं उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। इसमें ऐसा मामला नहीं हो सकता। देखिए, इसमें पोस्टमार्टम तो किया ही नहीं जा रहा ना। इसमें तो बेसिकली जब डेथ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो अगर उनके सैंपल्स ले लिए जाएं जिस तरीके से एक जिंदा के लिए जाते हैं तो वो सैंपल्स भेज दिए जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या सिलसिला है। सही। हमारे साथ इरफान अहमद भुट्टा साहब मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। एडवोकेट साहब हैं, उनको उनसे ज़रा पूछते हैं कि कानून क्या कहता है इस हवाले से। भुट्टा साहब ये बताइएगा कि अगर एक शख्स जो एक जानलेवा बीमारी की वजह से, एक वबाई बीमारी की वजह से फौत हो गया, लेकिन अब इम्कान ये है कि उस शख्स की बॉडी से मज़ीद लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, अगर उसकी बॉडी के बारे में झूठ बोला जाता है, एक जाली डेथ सर्टिफिकेट बना लिया जाता है कि जी इसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, इसकी मौत जो है मिसाल के तौर पर ब्रेन हैमरेज से हुई है, तो ये दूसरों की ज़िंदगियों को खतरे में डाल देता है। क्या ये इक़दाम कत्ल के मुतरादिफ है? जी शहबाज, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर डिजीज़ एक्ट मौजूद है। सबसे पहले 1958 का है और उसके बाद सिंध गवर्नमेंट का था 2014 का था, और अभी इन्होंने जो कि कोविड का पास किया है, जो कि गवर्नर साहब के पास साइन होने के लिए गया हुआ है। देखें, कोई भी किसी किस्म की बीमारी फैलाता है तो दिस इज़ पनिशेबल ऑफेंस। सबसे पहली बात, अगर कोई जानबूझ के, अब उसको पता है, अगर लेट सपोज किसी इंसान को अलामात हैं या फिर वो जानबूझ के टेस्ट नहीं करवाता है और वो इस चीज को छुपाता है, तो वो दूसरों को बीमारी फैला रहा है, तो दिस इज पनिशेबल ऑफेंस। जी बिल्कुल। और इसके अंदर हमारे यहाँ लोगों के अंदर अब जैसे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर साहब ने अभी जो बात की है, ज्यादातर हमारे मरीजों को जो कि जिंदा होते हैं उनको तो पता ही नहीं होता पहले क्या बीमारी है। वो कानून तो ये कहते हैं कि पनिशेबल ऑफेंस, लेकिन इसी वाले से मज़हब हमारा क्या कहता है? मुमताज़ आलमदीन मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुफ्ती साहब, किसी सच को छुपा कर किसी दूसरे की जान को खतरे में डाल देना, शरीयत इस हवाले से क्या कहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर बात है कि ये बीमारी वबा फैलने वाली बीमारी है, इससे मजीद लोगों को नुकसान होता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि अजीज व अकारिब जो है झूठ बोलते हैं, बताते नहीं हैं। ये शरीय एतबार से भी नाजायज़ है और उन डॉक्टरों को भी नुकसान पहुंचाना है जो इनका इलाज कर रहे हैं, और उनके अजीज व अकारिब को भी नुकसान पहुंचाना है जो उनको लेकर आए। इसलिए ज़ाती राय ये है कि शरीय एतबार से उनको बता देना चाहिए कि कोरोना का मरीज है, ताकि वो भी मोहतात। मुफ्ती साहब, मामला ये है कि अगर शरीय एतबार से उनको बताना तो चाहिए, इसमें तो बिल्कुल एग्री, लेकिन अगर वो बता दें तो फिर उनको वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे जो कि एक कोरोना से जाँ बहक फ़र्द को फॉलो करने पड़ते हैं। उससे वो लोग डरते हैं और उस खौफ की वजह से वो लोग झूठ बोलते हैं। उस हवाले से आगाह कीजिएगा कि क्या उनका ये खौफ और उसके हवाले से वो अपनी तरफ से जो अपनी नमाज जनाजा बेहतर तौर पर मुनक्किद करने के लिए वो जो एक झूठ बोल देते हैं, तो क्या उससे कोई बेहतर हो जाता है, कोई मामला, कोई इसाले सवाब ज़्यादा हो जाता है? नहीं, उसमें हुकूमत को भी चाहिए कि एक आदमी जब मर गया तो मरने के बाद तो जलासीम खत्म हो जाते हैं, सारी चीजें खत्म हो गई, जिस्म खत्म हो गया है। अब ये हमारी समझ में नहीं आता है कि ये मरने के बाद भी वबा फैलती है उससे, और अगर ऐसी सूरत है तो हुकूमत को कोई ऐसी वो इख्तियार करनी चाहिए कि अजीज और अकारिब नमाज पढ़ें, दूर होकर पढ़ें और उनको मौका मिल जाए पढ़ने का। क्योंकि लोग कहते हैं कि प्लास्टिक के कागज में, प्लास्टिक में डालकर इसी तरह दफना देते हैं, तो हर आदमी चाहता है कि मेरा वालिद, मेरा भाई, मेरा बेटा इस हाल के अंदर दुनिया से न जाए। सही, बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल कह रहे थे कि जी लोगों के लिए ऐसे SOP ज़रूर होने चाहिए कि जिसकी वजह से वो अपने प्यारों की नमाज जनाजा जो है वो बेहतर तरीके से उसको सर अंजाम दे सके। बहुत शुक्रिया। नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे। साथ में हमारे साथ एडवोकेट इरफान भुट्टा साहब थे, वो कह रहे थे कि ये एक ऑफेंस है, मतलब क्रिमिनल ऑफेंस है कि जिस पर, और साथ में डॉक्टर शुमाइल भी हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर शुमाइल दाऊद हमारे साथ मौजूद थे। वो ये बात कर रहे थे कि एक टेस्ट लेना है और उसके बाद से मतलब जो नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा और लोगों का ट्रस्ट जो है वो गेन करने की जरूरत है बजाय कि उनको डराने के। जो डर था वही हुआ। एक और अहम खबर शेयर करते चलें। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची का गुल प्लाजा सील कर दिया गया है। गुल प्लाजा इरहम शॉपिंग सेंटर SOP की खिलाफ वर्जी पर सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि सैनिटाइजर्स, मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदा अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अंजुम, क्या तफसीलात है इस हवाले से और ये एग्जैक्टली कब सील किया गया है? की खिलाफ वर्जी के ऊपर ये गुल प्लाजा को भी सील किया गया, जबकि गुल प्लाजा के जो इंतजामिया थी उन्होंने
कल भी आगाही मुहिम चलाई थी कि मास्क, सैनिटाइजर और दस्तानों का इस्तेमाल करें, लेकिन दुकानदार भी इस सिलसिले में संजीदा नजर नहीं है। लेकिन साथ साथ आवाम को अगर देखा जाए तो आवाम तो बिल्कुल गैर संजीदा है। आवाम इसको बिल्कुल ऐसे ले रही है कि जैसे कोई नज़ले जुकाम की बीमारी है और वो ऐसी खत्म हो जाएगी, वो इसको बिल्कुल भी संजीदा नहीं ले रही। खवातीन खास तौर पर बच्चों के साथ आ रही है, मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने को तो वो बिल्कुल यकसर नजरअंदाज कर दिया और उन्होंने हुकूमत पे इल्जाम दे रही है कि हुकूमत ने बिला वजह का ये कोरोना वायरस का कौन से इलाकों में अभी तक दुकानें सील की जा चुकी हैं, कोई फहरिस्त है आपके पास? जी बिल्कुल, सदर का इलाका देखा जाए, जैना मार्केट, इंटरनेशनल सेंटर और इसके अलावा तारिक रोड पर 3 जूतों की दुकानें सील कर दी गई हैं और ये गुल प्लाजा सील कर दिया गया है। तारिक रोड के दुकानदारों को भी इंतबाही नोटिस जारी कर दिया गया है कि अगर उधर भी SOP पर अमल दरामद नहीं हुआ तो कल वहाँ पर भी बेशतर दुकानें और मार्केटों को नोटिस जुबानी दे दिए गए हैं। तो सदर में ये 3 मार्केटें हुई हैं, गुल प्लाजा हुआ है, तारिक रोड पर 3 दुकानें। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान हमारे साथ मौजूद रहेगा, कमिश्नर कराची इफ्तिखार शिलवानी साहब हमारे साथ मौजूद। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज सुबह ज़ैना मार्केट सील हुई है और अब गुल प्लाजा सील हो गया। सर, अब मजीद कौन कौन सी मार्केट है, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा है कि कराची की किसी भी मार्केट में SOP प्रॉपर फॉलो ही नहीं हो रही? देखें जी, इस पे मैंने खुद पर्सनली पहले दिन जब ये दुकानें खुली हैं परसों मैंने विजिट किया था, सब जगहें देखी थी, उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा उन पे जिसे कहते हैं SOP पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। हमने तमाम इनको कॉन्फिडेंस में लिया था, इनसे कहा था कि इम्प्लीमेंट करें। इनको 1 बल्कि 2 दिन हमने ट्रायल और लर्निंग डेज दिए थे कि 2 दिन में ये तमाम SOPs पढ़ लेंगे और इस पे ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुई है और आज हमें ये कार्रवाई इसी वजह से करनी पड़ी है। लेकिन इट इज जस्ट अ स्टार्ट। आई होप दे विल स्टिल लर्न और इस पे SOP पे अमल दरामद अगर करेंगे तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि अब जैसे ये मार्केट जो सील की गई हैं तो वो अगर वापस से काम रिज्यूम करना चाहें तो इनको कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी कंडीशन है जिन पे काम करना होगा? नहीं जी, इनको वही जो अंडरटेकिंग इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है, बट दे हैव टू इंश्योर हमें प्रॉपर इनको एक प्लान हमें देना होगा कि इस प्लान के तहत ये हमसे बिल्कुल इसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और देयर विल बी नो वायलेशन अकॉर्डिंग टू द SOP व्हिच इज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इफ्तिखार शिलवानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि जब तक दोबारा से तस्दीक नहीं कर देते, इंश्योर नहीं कर देते कि वो SOPs फॉलो करेंगे, दुकानों को दोबारा खोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान की आवाम को बचा रही हैं इस वायरस से। हम लोग इमरजेंसी में जा रहे हैं, पेशेंट से एक्सपोज हो रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा पेशेंट पॉजिटिव है, कभी ग्लव्स पहने हैं कभी नहीं पहने। अगर हम आगे नहीं आएंगे तो हमारी कौम को कौन बचाए? मुझे फ़ख्र है कि मेरी बेटी जो है इस महाज पे काम कर रही है। जिस तरह के भी मरीज़ होंगे हम उनका इलाज करेंगे, तो हम केयर डिनाई नहीं कर सकते। हम घर में अपने बच्चों से नहीं मिल सकते। अल्लाह ने इसीलिए बनाया है कि हम लोगों की खिदमत कर सके, आगे फ्रंट फुट पे आके एज एन आर्मी। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो इट्स फाइन। आई वाज मेड टू डू दिस वर्क। देखिए खुसूसी डॉक्यूमेंट्री द फ्रंट लाइनर्स जुमा रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज़ पर। इस रमजान सहरी हो या इफ्तार, फूड पैंडा से ऑर्डर करो बार बार, वो भी 2000+ डील्स अप टू 70% ऑफ, 6000+ रेस्टोरेंट से फ्री डिलीवरी के साथ। तो इस रमजान फूड पैंडा करो। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक में सहारा को जो ज़कात इकट्ठी होती है वो पूरा साल हमारे ट्रॉमा, एक्सीडेंट, हार्ट अटैक और छोटे छोटे बच्चे जो नर्सरी में होते हैं उन पर इस्तेमाल होती है। आपसे दरख्वास्त है इस साल भी ज़कात देते वक्त सहारा को ज़रूर याद रखिए। KNNs, ताकि आपके प्यारों को मिलती रहे सेफ एंड हेल्दी चिकन। पाकिस्तान में पहली बार एक्साइड मेंटेनेंस फ्री बैटरी 12 महीने की वारंटी के साथ। बस लगाओ और भूल जाओ, नो फिकर नो टेंशन। नंबर 1 क्वालिटी, नंबर 1 चॉइस, सिर्फ एक्साइड। यही तो है रौनक-ए-रमज़ान।
रमजान मुकम्मल होता है एहसास से और इफ्तार जामे शीरी से। डालडा की खास इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी आपको दे सेहत, ग़िज़ाइयत और एक्स्ट्रा तवानाई। जहाँ ममता वहाँ डालडा। इन मरीजों की उम्मीद बने रहिए और इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दीजिए। सब रुक सकता है पर उम्मीद नहीं, अल्लाह पर यकीन नहीं और आप पर से हमारा भरोसा नहीं। उम्मीद, यकीन और भरोसा दिल से होता है। दिल की आवाज़ सुने और दिल खोलकर इंडस अस्पताल को ज़कात व अतियात दें। Pizzetta mini pizza with tikka topping. K&N's Bakery, oven fresh goodness. लजीजा रसमलाई घर में फौरन तैयार। इस रमजान टैंग से दीजिए अपने सब्र को एक ताजगी भरा घूंट। टैंग, एक ताजगी भरा घूंट। डायमंड हाइब्रिड राइस सीड से बीमारियों से महफूज, मजबूत फसल, ज्यादा झाड़, भरपूर पैदावार। सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद। दुनिया भर ने माना नज़ला, जुकाम और फ्लू से बचाव के लिए बेहतरीन करशी जौहर जोशांडा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। दुख और तकलीफ को मुस्कुराहट और मुस्कुराहट को दुआ में बदलना हमेशा कोशिश रही द किडनी सेंटर की। इस साल भी 1.5 लाख से ज्यादा मरीजों के इलाज के लिए अपनी ज़कात और एहतियात द किडनी सेंटर को दीजिए। इस रमजान टैंग से दीजिए अपने सब्र को एक ताजगी भरा घूंट। टैंग, एक ताजगी भरा घूंट। At K&N's, our ethos drives us to produce all natural, safe and healthy chicken raised on a vegetarian diet. K&N's. डालडा की खास इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और महारत के साथ साथ पाम ऑयल और 50% से ज्यादा विटामिन आपको दे सेहत, ग़िज़ाइयत और एक्स्ट्रा तवानाई, जो रमजान मुबारक में रहे पूरा दिन साथ। जहाँ ममता वहाँ डालडा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद आपको एक अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में क़ाफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात से वज़ीर आज़म इमरान खान को आगाह किया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या मुद्दा था इस मुलाकात का? देखिए, ये मुलाकात आज सुबह वज़ीर आज़म हाउस में हुई थी। इस मुलाकात में तारिक बशीर चीमा ने नैब की जानिब से जो पुराने केसेस खोले जा रहे हैं उनका मामला उठाया है और वज़ीर आज़म से कहा है कि 20 साल पुराने केसेस किसके कहने पर खोले जा रहे हैं, इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। साथ ही वज़ीर आज़म को मुस्लिम लीग काफ के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे भी आगाह किया गया है और कहा है कि चेयरमैन नैब ने खुद से ये इक़दाम उठाया है या किसी और के कहने पर ऐसा हो रहा है, वज़ीर आज़म खुद इसकी तहकीकात करें। जवाब में वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि वो मामले की खुद छानबीन करके दोबारा तारिक बशीर चीमा से या मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से रब्ता करेंगे और उन्हें तफसीलात से आगाह करेंगे। साथ ही वज़ीर आज़म से ये भी मुतालबा किया गया है कि इस वक्त चूँकि कोरोना की इमरजेंसी है पूरे मुल्क में, ऐसे वक्त में पुराने मामलों को खोलना मुनासिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर हमें इस हवाले से तफसीलात फराहम करने का। दिलचस्प बात है कि गो के नैब एक आज़ाद इदारा है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से काफ लीग के रहनुमा जो हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं सिंध में गुज़िश्ता 2 सालों से हुसूल इंसाफ के लिए दर बदर भटकती लड़की उम्मे रुबाब चांडियो की। उम्मे रुबाब चांडियो ने गुज़िश्ता कई अरसे से हम देखने के वो सर्कल प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पे दावा किया कि पीपल्स पार्टी के 2 MPs सरदार खान चांडियो और बुरहान खान चांडियो ने जनवरी 2018 में उनके वालिद
दादा और चचा को कत्ल किया और अब वज़ीर आला सिंध उनकी पुष्पनाही कर रहे हैं। रुबाब के बकौल अगर मुराद अली शाह इंसाफ दिलाने में मदद नहीं कर सकते तो रुकावट भी ना बने। उमर रुबाब चांडियों का कहना था कि पुलिस छापा मारने से पहले ही मुल्जिमान को आगाह कर देती है, जबकि वज़ीर आला सिंध ने RPO सक्खर और हैदराबाद को ताउन न करने का कहा है। रुबाब ने यह खदशा जाहिर किया है कि हो सकता है कि अगला हदफ वो खुद हो। इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए साथ मौजूद हैं उम्मे रुबाब, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। उम्मे रुबाब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइएगा कि 2 साल से आप हुसूल इंसाफ की कोशिश कर रही हैं, केस किस मरहले में है, क्या मामला है? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 सालों से मैं अपने वालिद साहब, अपने दादा और अपने चाचा की खून के इंसाफ के लिए दुआएं दे रही हूँ और हमारा केस जो है अभी तक चार्ज फ्रेम की लेवल पे है, मतलब कि हमारा केस चलना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं अदालतों पे तो यकीन रखती हूँ और अदालत ये मुझे पता है, मुझे यकीन है कि वो अपना काम करेंगी और अपना काम। अच्छा रुबाब, ये कहिएगा कि आपने वज़ीर आला सिंध पर बड़े सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। आपने कहा है कि वो पुष्पनाही कर रहे हैं कातलों की। इस हवाले से आपके पास क्या अदालत में पेश करने के लिए कोई ठोस सबूत मौजूद है? खुद देखें कि 2 जो कातिल हैं वो इनकी पार्टी के MPs बनकर बैठे हुए हैं और दूसरी बात यह है कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पे इतना बड़ा इल्ज़ाम है, इतना जो हमारा केस इसमें 3 मर्डर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के जो 2 MPs हैं उन पे इसके चार्जेस हैं और उन पे ये जो है केस चल रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में से किसी ने भी मेरे सर पे हाथ नहीं रखा और मुझे आज तक नहीं पूछा कि आपके साथ क्या मसला है और आप क्या चाहती हैं, और ना ही मुझे इंसाफ दिलवाने की कोई यकीन दहानी दिलाई। अच्छा, दूसरी बात आप लोग खुद सोचें, आपने खदशा जाहिर किया है कि आप अगला हदफ खुद हो सकती हैं, अगला हदफ आप होंगी, तो ये तो बड़ी अजीब व गरीब बात है। क्यों कहा आपने ऐसा? जब ये इंसिडेंट हुआ था तो मैं IG सिंध से जाकर मिली थी। तब IG सिंध जो है एडी ख्वाजा साहब थे, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि सर काइंडली मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, मुझे सिक्योरिटी के खर्चा आते, तो उन्होंने मुझे एक गार्ड देने के लिए भी मना कर दिया था। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। बाकी ये है कि ये भी नहीं कह सकते कि पुलिस के होते हुए मैं सेफ हूँ, क्योंकि पहले जो मर्डर हुए थे मेरे वालिद साहब, मेरे दादा और मेरे चाचू के, तो वो भी पुलिस की मौजूदगी में हुए थे और पुलिस ने खड़े होकर वो मर्डर कराए थे। एक SHO करीम चांडियों जिसका नाम है, जो हमारे जुरिस्डिक्शन का SHO लगा हुआ था, और उसने खड़े होकर इनको प्रोटेक्ट करते हुए हमारे ये मर्डर कराए थे जो हमारे केस में डिसमिस थे। तो बस मैं अल्लाह पे तवक्को रख के ये केस लड़ रही हूँ और मुझे यकीन है पाकिस्तान की अदालतों पे कि अदालतें इनसे एहतसाब करेंगी, इनसे हिसाब लेंगी और मुझे इंसाफ प्रोवाइड करेंगी। आपको पाकिस्तान पर यकीन है कि पाकिस्तान की अदालतें आपको इंसाफ देंगी और हमारी भी दुआएं आपके साथ। तो मेरे बाप, बहुत शुक्रिया, आपने शाम रमज़ान में हमें वक्त दिया। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। आप हेडलाइन सुने, हम आपके साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको शाम रमज़ान में। ब्रेक पे जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे बाज़ारों की सूरत हाल के हवाले से और साथ ही जो कोविड-19 में जो लोग अपने प्यारों की जो जाँ बहक हो रहे हैं उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो छुपा रहे हैं और जाली रिपोर्ट्स बनवा के उनको आम मरीजों की तरह उनके आखिरी रसूमात अदा कर रहे हैं। ये किस कदर ख़तरनाक हो सकता है, हमने तफसीली जायज़ा लिया और इस घंटे में भी कोशिश करेंगे कि हम इसी किस्म की ही बात करें। शफात, इसके साइकोलॉजिकल जो रिपोर्शंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। मार्केट्स की सूरत हाल पर तो हमने बात कर ली कुछ, हम क्योंकि बहुत सारे लोग जो मुझे लगता है वो भी साइकोलॉजिकली भी किस तरीके से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी भी कह रहे हैं कि जी कोरोना नहीं है, और एक तरफ वो लोग हैं जिनके प्यारे चले गए हैं और अब उनकी जो पेन है वो उनकी बर्दाश्त से बाहर है। उन लोगों के लिए क्या कुछ किया जा सकता है बात करने के लिए, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कराची के 5 निजी अस्पताल में मुंतखब। मंजूरी के बाद मरीजों को तिब्बी सहूलतें सिंध हुकूमत के खर्चे पर दी जाएंगी। फी मरीज यौमिया 65,000 रुपए की सहूलत होगी। ICUs और वेंटिलेटर पर यौमिया 1,10,000 रुपए अदा किए जाएंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने वबाई अमराज एक्ट के तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। मुतासरा फर्द या इदारे की वजह से वायरस फैला
तो उसे भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को वनडे टीम का कप्तान मुकर्रर करने के साथ साथ कौमी क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान भी कर दिया। अजहर अली की कैटेगरी ए में तरक्की हो गई, टेस्ट टीम के कप्तान भी होंगे। और कोरोना की वबा फूटने के बाद फिजाई बंदिश की वजह से अमेरिका में फंसी हुई अदाकारा मीरा वॉशिंगटन से लाहौर पहुंच गई। ब्रेकिंग न्यूज शामिल करते चले। हुकूमत पंजाब को मार्केटों में रश और एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर तशवीश है और सूरत हाल यही रही तो एक दो रोज में सख्त फैसले करने पड़ेंगे, कहना है मियां असलम इकबाल का। और अब इतलात आ रही है कि सूरत हाल बरकरार रही तो दोबारा लॉकडाउन पर गौर किया जा सकता है। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी ख्वाजा साहब बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पंजाब के अंदर इस वक्त सूरत हाल जो है वो इंतहाई खौफनाक होती जा रही है। और सूरत हाल को देखते हुए इस वक्त पंजाब हुकूमत ने छोटी बड़ी मार्केटों के अंदर जो SOPs दिए थे मार्केटें खोलने के लिए, उस हवाले से एक बार फिर पंजाब गवर्नमेंट दोबारा रिव्यू करने की जा रही है। और इसी चीज को लेकर सूबाई वजीर सनत मियां असलम इकबाल आज लाहौर की मुख्तलिफ मार्केटों का जायजा लेने के लिए और ARY न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था अगर सूरत हाल यही बरकरार रही तो आज रात बड़े फैसले कर लिए जाएंगे। मियां असलम इकबाल ने इस बात का इशारा दिया है कि हुकूमत एक मरतबा फिर लॉकडाउन की जानिब वापस जाएगी, क्योंकि जो सूरत हाल बन रही है उनका ये कहना था कि छोटी मार्केटों के अंदर किसी किस्म के कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जबकि बड़ी मार्केटों में जहाँ बड़ी दुकानें हैं वहाँ दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर हैंड सैनिटाइजर। साहब क्या फैसला होने जा रहा है? क्या दोबारा से लॉकडाउन होता देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी हुई है, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आज साल से पहले एक आला इजलास होगा, जिस इजलास से पंजाब हुकूमत एक मरतबा फिर रिव्यू करेगी कि ये सूरत हाल कोरोना के फैलाव का बायस बन रही। और अगर सूरत हाल यूं की तू रहती है जैसे कि आज पिछले 3 दिन से ये सूरत हाल बनी हुई है, 9 मई को जब ये लॉकडाउन को रिलैक्स किया गया था तो 11 मई से खुलने वाली मार्केटों में 3 दिन में बदतरीन सूरत हाल सामने आई। इसे देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक मरतबा फिर शायद अपने फैसले को रिव्यू कर ले, इसका इशारा सूबाई वजीर सनत भी दे चुके हैं, जबकि वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत जो आला सतही इजलास है ये भी मुतवक्को है आज शाम में होने का। और इसी इजलास को सामने रखते हुए पंजाब हुकूमत एक मरतबा फिर शायद लॉकडाउन की तरफ वही कारोबारी अफराद की ताजिर यूनियनों की ताजिरों की कोई मुलाकात हुई है मियां असलम इकबाल के साथ? जी ताजरों की मुलाकात तो अपनी जगह पे मियां असलम इकबाल खुद मार्केटों में निकल गए थे, जहां उन्होंने आज इनारकली, बानो बाजार जिला गुंबद की जो मुल्का मार्केट है उनका दौरा किया। वहाँ बाकायदा ताजर लीडरों से उनकी मुलाकात हुई। मियां असलम इकबाल का ये कहना था कि वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बाकायदा तौर पर उन्होंने खुद इंतहाई जोर लगाया था कि लाहौर की मार्केटें खुले, माशी सरगर्मी का पहिया चले, मईशत आगे बढ़े, जो कारोबार 52 रोज से बंद था वो कारोबार दोबारा बहाल हो। लेकिन जिस तरह लाहौर के बाजारों में इस वक्त रश है, बच्चे, छोटे बच्चे, खवातीन, हर उम्र के लोग बाहर निकल आए हैं और किसी किस्म का कोई SOP पे अमल नहीं किया जा रहा। ख्वाजा नसीर एक बार फिर से बताइएगा, लाहौर की मार्केट्स की जो सूरत हाल है कराची की मार्केट्स की सूरत हाल से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। कराची में तो अभी 2 बड़ी मार्केट्स जो है वो सील कर दी और अगर हालात खराब हो तो और बाकी से मार्केट्स भी सील कर दी जाएंगी। सो क्या अहम फैसले मुतवक्के हैं कि आज तक हम भी ऐसे देखेंगे कि लाहौर में भी बहुत सारी मार्केट सील कर दी गई है? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि लाहौर में भी सूरत हाल बिल्कुल उसी तरफ जा रही है। सही। अच्छा ख्वाजा नसीर आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, मियां असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है। मियां साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। मियां साहब क्या सूरत हाल है इस वक्त और कौन कौन से अहम फैसले आप लेने जा रहे हैं अगर सूरत हाल कंट्रोल में नहीं आती तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अभी मैंने मुख्तलिफ लाहौर के बाजार जो मार्केट हैं, शॉपिंग मॉल्स, उनको मैंने विजिट किया है, जिसमें लाहौर की बहुत बड़ी मार्केट है, अनारकली बाजार है, वो वाली मार्केट है, इचरा की बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पर लोगों को बहुत ज्यादा रश होता है। अब मैं जस्ट उधर से निकला हूँ। मसला ये है कि जो कुछ बड़े दुकानदार हैं उन्होंने तो SOPs के ऊपर प्रॉपरली अमल किया, लेकिन क्योंकि तमाम ट्रेडर्स से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी उस कमिटमेंट के मुताबिक उन सब ने उन चीजों को इम्प्लीमेंट करवाना था, जिसके अंदर ये भी था कि छोटी उम्र के जो बच्चे बच्ची हैं वो बाजारों में नहीं आएंगे। दूसरी बात है जहाँ से एंट्री पॉइंट है उस एंट्री पॉइंट के ऊपर ये मास्क देंगे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करवाएंगे। तीसरी बात इसमें ये थी कि जो दुकानदार खुद डील कर रहे हैं, उनके सेल्समैन डील कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम मास्क पहनेंगे।
और चौथी इसमें बात ये थी कि जो मार्केटों के अंदर इंक्रोचमेंट की वजह से रश ज्यादा नजर आता है, उस इंक्रोचमेंट को भी ट्रेडर्स यूनियन हमारे साथ तावन करेगी ताकि उसको बंद किया जा सके, ताकि इंक्रोचमेंट को खत्म किया जा सके, कम किया जा सके। फिर यह है कि हम पूल टेस्टिंग के लिए भी आज मैं स्टाफ को साथ लेकर गया था कि दुकानों के ऊपर जो सेल्समैन काम कर रहे हैं उनकी पूल टेस्टिंग भी की जाए कोरोना के हवाले से, और इसी तरह जो कस्टमर आ रहे हैं उनकी पूल टेस्टिंग भी की जाए। ये तमाम चीजों का हमने जायजा लिया। नारकली बाजार में जो मैं ये समझता हूँ कि कुछ हद तक तो SOPs को इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन बड़ी हद तक बहुत ज्यादा वायलेशन है। अब कमेटी इस पे अभी काम कर रही है, रात के तक हम इंशाल्लाह ताला तरावी के टाइम तक इंशाल्लाह कोई फैसला कर लेंगे कि जिन्होंने बहुत ज्यादा वायलेशन की है उस मार्केट को हमने क्या करना। तो मियां साहब, फैसला तो आने में भी देर है, जाहिर है फैसला तो उसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन आपकी क्या सिफारिशात हैं? आपको क्या लगता है ऐसे मौके पे क्या होना चाहिए? देखिए सर, गुजारिश ये है, मैंने तो जो आपको चीज़ें जो मेरी सिफारिशात है वो तो मेरे SOPs के मुताबिक उनको कर दी हैं, और जो इस मार्केट को खोलने या बंद रखने या SOPs को इम्प्लीमेंट करने से के हवाले से जो सिफारिशात हैं वो कमेटी अभी थोड़ी देर तक बैठेगी, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इस तरह खुली आज़ादी विदाउट SOPs की इम्प्लीमेंटेशन के नहीं दी जा सकती। इससे लोगों की जानों को खतरा हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ताजरों का अपनी जगह पर है, लेकिन थोड़े से जो लोग हैं उनके अंदर भी अवेयरनेस की है। ताजरों से तो कह ही रहे हैं, लेकिन साथ में लोगों से भी अपील है कि वो भी कोऑपरेट करें। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मियां असलम इकबाल साहब मौजूद थे। और कराची की जो हमने सूरत हाल देखी, लाहौर की सूरत हाल भी बिल्कुल इससे मुख्तलिफ नहीं थी। तो अब ये ऐसा देखने में आ रहा है कि आज जो कराची में हुआ ये लाहौर में भी होगा, और फिर बड़ा सख्त किस्म का लॉकडाउन सामने आएगा। एक और अहम मसले की जानिब आपकी तवज्जो मबसूल कराते हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल का काश्तकारों और के किसानों के लिए वबाल बना हुआ है। गरीब मजदूर खून पसीने से सींची गई फसलों को अपनी आंखों के सामने अब तबाह होते हुए देखने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे और हुकूमती मदद के मुंतज़िर हैं। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की, आपके साथ शेयर करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। टिड्डियां जिस इलाके का रुख करती हैं, आन की आन में खेत खलियान सफाचट हो जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक साल में 2 बार अफजाइश पाने वाली टिड्डियां दिन भर में 35,000 अफराद की खुराक के बराबर फसल चट कर जाती है। इस बार सूबे सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले हमले गुज़िश्ता 27 साल में सबसे शदीद है। मुतादिद अजला की ज़राई अराजी पर टिड्डियों ने या तो डेरे डाल रखे हैं या अपना काम तमाम कर चुकी है। इस सूरत हाल में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आफत को मुल्क की फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा करार दिया है। इस बार टिड्डी दिल से निपटने के लिए बरवक्त स्प्रे ना होने के बाइस नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। हालांकि ARY के प्लेटफॉर्म से इस खतरे की बार बार निशानदेही की जाती रही। हम तो काफी अरसे से 1 साल हो गया है हम ये बात करते आए हैं वफाकी हुकूमत का तवज्जो लेने के लिए, और उनको गुजारिशात करते आए हैं कि ये टिड्डी दल का जो मसला है ये बहुत ही संजीदा मसला है और ये अब बहुत बढ़ चुका है। अब ये फ़कत सिंध का नहीं है, पाकिस्तान के और भी सूबों के अंदर, खासतौर पर बलूचिस्तान के बहुत सारे अजलाएं जो इसकी लपेट में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए खुराक और ज़राअत की रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान में रबी और खरीफ की फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है, जिससे रवां साल मजमूई तौर पर $4 अरब या 669 अरब पाकिस्तानी रुपयों का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है। बारिशें होती रहीं या स्प्रे मुहिम मजीद लेट हुई तो टिड्डियां अफजाइश पाकर काश्त वाले मजीद इलाकों में भी मुंतकिल हो सकती हैं। और अजीब बात यह है कि बारिशें हो रही हैं, खिलाफ मामूल हो रही हैं, रेगिस्तानों में हो रही हैं। हमारे साथ इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद है पंजाब के वज़ीर ज़राअत मलिक नौमान अहमद लंगड़ियाल साहब और सूबा सिंध के वज़ीर ज़राअत जनाब इस्माइल राऊ साहब, दोनों को खुशामदीद कहते हैं। पहले नौमान साहब आपकी तरफ आएंगे, क्या सूरत हाल देख रहे हैं पंजाब में इस वक्त? टिड्डी दल कहाँ कहाँ मौजूद है और क्या लग रहा है कि कब तक पंजाब की फसलों पे बड़ा अटैक होना मुतवक्के है?
शफात भाई बिल्कुल जी आप सही कह रहे हैं। अगर हम देखें तो हम तकरीबन 1.25 साल से टिड्डी दल के इस कश्मकश में मुब्तला हैं और हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं इस कीड़े के साथ। और आज ये वक्त आ गया है कि जिस तरह टिड्डी दल यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में अफजाइश कर रहा है तो ये वाकई एक बहुत बड़े ख़तरे की घंटी है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि पंजाब ने अल्लाह के फजलो करम से 194 मेट्रिक टन गंदम को महफूज कर लिया है एज अ फूड सिक्योरिटी। और जो चने की फसल है वो भी तकरीबन 4.5 लाख मेट्रिक टन हमने अल्लाह के फजलो करम से महफूज कर ली है। तो फूड सिक्योरिटी के लिहाज से तो हमने 1 साल का बंदोबस्त बड़ा बेहतरीन कर लिया है। इसके बाद जो आप पूछ रहे हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में इसने अटैक शुरू कर दिया है, तो वो मैं बताता चलूँ कि बखर, लिया, खुशाब, यहाँ पर जो इसका अटैक है या इसकी अफजाइश है बहुत ज़्यादा है। लेकिन और ये सब कपास के लिहाज से बड़े क्रूशियल जिले हैं। नहीं मेरे भाई, ये बन जाता है आपका बरानी इलाका। यहाँ पे चने फसल अभी हमने बर्दाश्त की थी और अब ये यहाँ पर इस वक्त खाली ज़मीन पड़ी है। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हमारे लिए अब कपास की फसल और चावल की फसल इम्पोर्टेंट है जिसपे हमें खतरा है इसके अटैक का। कपास और चावल के हवाले से आपको खतरा है। सिंध में क्या सूरत हाल है ये हम जान लेते हैं। वजीर ज़राअत इस्माइल राहू साहब हमारे साथ मौजूद है। इस्माइल साहब, सिंध, अंदरूनी सिंध तो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुआ है इस लोकस अटैक से। कौन कौन सी फसलें हैं जिनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और क्या कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी फसलों पे नुकसान हुआ भी है। अभी जो मुख्तलिफ सिंध के अजला में टिड्डी दल बलूचिस्तान से माइग्रेट करके आई और इस वक्त आपको पता होगा कि हम अब खरीफ के क्रॉप लगा रहे हैं और उनमें जो जैसे नौमान साहब ने बताया कि दो अहम क्रॉप जो सबसे ज़्यादा हमारे जो एक्सपोर्ट भी हमारा अगर होता है तो वो काटन होता है पाकिस्तान का और या फिर ये चावल होता है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारी चावल की है जो कि अभी हम लगा रहे हैं। इस वक्त चावल की नर्सरियाँ लगा रहे हैं और काटन भी लग रहा है। तो अभी भी जो यलगार हुई इसमें भी काटन का फसल जो छोटा पौधा था जो 2-3 फसलों पे मुश्तमिल था उसको बहुत सारा नुकसान हुआ है। और अगर ये सिलसिला जारी रहा जो कि हम पहले ही इन खदशात का इजहार कर चुके हैं कई मरतबा, एक मरतबा से ज़ायद मरतबा हम कर चुके हैं कि अगर इसको जो डेजर्ट लोकस है अगर इसको ट्रीट न किया गया और एरियल स्प्रे न किया गया तो ये बड़ा खतरनाक साबित होगा। और इस वक्त की सिंध में जो भी आ रही है टिड्डी दल वो बलूचिस्तान पे आ रही है। मैं समझता हूँ अगर बलूचिस्तान में उसके खिलाफ अगर भरपूर कार्रवाई की जाती है, ग्राउंड ऑपरेशन और एरियल ऑपरेशन किया जाता, अगर वहाँ उसको खत्म किया जाता तो इस वक्त ये सिंध और बलूचिस्तान की तरफ तक बिल्कुल रुख न करती। हाँ, बाकी जो बहुत शुक्रिया जी। इस्माइल राहू साहब, नौमान अहमद लंगड़ियाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस लोकस्ट के हवाले से हमें इन्फॉर्म थे। कुछ दिन पहले हमारे साथ जब माहिरीन मौजूद थे तो उन्होंने बताया कि अगर बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे वो सहराई इलाके डेरा बुगटी के जहाँ पे इस वक्त इसका जो अंडे हैं वो मौजूद हैं, अगर उनके ऊपर बारिश कम होती है तो ये गर्मी की शिद्दत से इनकी अफजाइश नहीं हो पाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश हो रही है। बाज़ बारान रहमत की हम दुआ करते हैं और बारिश होने की वजह से जो कि अभी जो स्पेल आएगा ये 24 मई तक जारी रहेगा, इस स्पेल की वजह से टिड्डी दल का खतरा अब ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल शफात, और आने वाले कुछ महीने काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल हैं। अब ज़रा आप थोड़ा बहुत आपका मूड चेंज करते हैं क्योंकि आप लोग थोड़े बहुत परेशान भी हो गए तो आप लोगों का मूड अच्छा करते हैं। और मूड अच्छा करने लोग ज़्यादातर खाते हैं ग़िज़ाएँ, और ग़िज़ाएँ भी कौन सी वाली खाते हैं जो कि बाहर से, मतलब आप लोगों ने फ़ास्ट फूड आप खाते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि फ़ास्ट फूड खाने से और ये मुर्मूसलन जो बाहर की ग़िज़ाएँ होती हैं, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल शफात इनसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी जनाब, तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं अपने किचन में जहां हम आपको बनाना सिखा रहे हैं जनाब एंटी कोलेस्ट्रॉल शेक।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको। शामिल रमज़ान में एक अहम खबर शेयर करते चलें। चीनी इंक्वायरी कमीशन की तहकीकात जारी हैं और अब चीनी इंक्वायरी कमीशन ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को कल तलब कर लिया है। हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा तफसीलात जानते हैं। जी जुल्करनैन, बताइएगा क्यों तलब किया गया है इनको? जी बिल्कुल, शुगर इंक्वायरी कमीशन के हवाले से आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुलजार को भी तलब किया गया था, वो भी अपना बयान रिकॉर्ड करा के गए हैं। और कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तलब किया गया है, जो 2018, 2019 और 2020 में चीनी के हवाले से सब्सिडी दी गई है, उस हवाले से इनसे पूछताछ की जाएगी। DGFIA वाजिद जिया की सरबराही में जो 7 रुकनी कमीशन है, वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बयान रिकॉर्ड करेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया जी जुल्करनैन हैदर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और आपको बताएं कि कोरोना की वबा ने बहुत सारे नफ्सियाती मसाइल को भी जन्म दिया है, जिनका सामना करने वालों में वायरस से मुतासर अफराद और उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त शामिल हैं। इसी सिलसिले में सिंध के महकमे बल्दियात ने आवाम की ज़हनी सेहत की बेहतरी के लिए 1093 के नंबर पर एक हेल्पलाइन कायम की है, जहां माहिरीन नफ्सियात की एक टीम आवाम से बात करके उन्हें फ़ोन पर ही ज़हनी सेहत के बारे में मदद फराहम करेगी। एक बड़ा अच्छा इक़दाम है जी, और ख़ास तौर पे ऐसे मामले में, ऐसे मरहले पे कि जब बहुत सारे लोग, ज़रूरी नहीं है कि किसी के घर में कोविड हो या किसी के घर में कोई टेंशन हो, बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से भी डिप्रेशन में हैं और नफ्सियाती पेचीदगियों का शिकार हो रहे हैं क्योंकि वो मिल ही नहीं रहे किसी से, दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद एनीवन। और वो ज़रूरी भी है, इट इज़ नेसेसरी फॉर योर ओन हेल्थ एंड फॉर योर ओन वेल बीइंग, ताकि आप अपनी इंटरेक्शन जो है वो बड़ी लिमिटेड रखें। तो एक बड़ा अच्छा और बड़ा ऐसा इक़दाम सामने आया है। 1093 एक हेल्पलाइन है और इस हेल्पलाइन को कायम किया गया है ताकि लोगों से बातचीत करके उनसे उनके जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो नफ्सियाती मसाइल हैं, वो सुने जा सके। बिल्कुल जी, इसी वाले से मजीद बात करेंगे। महकमा बल्दियात सिंध के सेक्रेटरी रोशन अली शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। रोशन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने शाम रमज़ान में वक्त दिया। किस तरीके से लोग जो है सर्वाइवर्स हैं इस हेल्पलाइन से फ़ायदा उठा सकेंगे? थैंक यू जी। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने चीफ मिनिस्टर साहब सैयद मुराद अली शाह साहब और सैयद नासिर शाह साहब मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट की हिदायत पे एक हेल्पलाइन हमने बनाई है 1093, और इसके तहत हम ये काउंसलिंग एंड साइको सोशल सपोर्ट प्रोग्राम हमने इनिशिएट किया है। ये पाकिस्तान में एक मुनफरद प्रोग्राम है, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, जिसमें ये सिर्फ हमारे सिंध तक महदूद नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान से कोई भी कहीं से भी इसका फ़ायदा ले सकता है। 3 टारगेट ग्रुप्स हैं, जिसमें एक वो जो कोरोना पॉजिटिव आ गए हों, आइसोलेशन में हैं, दूसरे वो जो करंतना में हैं लेकिन ख़ुद पॉजिटिव नहीं है, उनका कोई अजीज़ व अक़ारिब या लव्ड वन में से कोई पॉजिटिव है, और तीसरा जो लॉकडाउन में डिप्रेशन का शिकार है। ये सारे जो लोग हैं वो इसका फ़ायदा ले सकते हैं। हमारे 1093 के थ्रू जाएंगे। हमने अभी 26 के करीब साइकोलॉजिस्ट एंड साइकियाट्रिस्ट वो हायर किए हुए हैं, और उनके साथ उनकी नफ्सियाती मसाइल के हवाले से हेल्प ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, सारी चीज़ें फ्री हैं, और इस सिलसिले में हमने इन 26 के अलावा कोई 40-50 के करीब हम वॉलंटियर्स भी हमारे पास आए हैं, जो घरों पे डॉक्टर्स बैठे हैं, साइकोलॉजिस्ट। पूरे तरीक़ेकार के हवाले से बताइएगा कि अगर कोई ऐसी फैमिली है जिसको हेल्प चाहिए साइकोलॉजिकल, वो किस तरीके से अप्रोच करेगी? क्या तरीके हैं जी? उसमें 3 तरीके हैं। एक, आप 1093 डायल करें, उस पे जो है वो आपको एक टैब के थ्रू बताया जाएगा कि अगर आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट कोई लेना चाहते हैं तो 2 दबाएं, फिर आगे आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी साइकोलॉजिस्ट के साथ। दूसरा तरीका है कि हमारी एक www.covidpss.pk एक डेडिकेटेड वेबसाइट है, उसके थ्रू आप रब्ता कर सकते हैं,
और एक तीसरा हम एक मोबाइल ऐप, ये कल या परसों तक हमारा लॉन्च हो जाएगा इंशाल्लाह, और उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो इसमें आपकी अपॉइंटमेंट होगी, उसके बाद साइकोलॉजिस्ट आपके साथ खुद रब्ता करेगा, और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं तो उसमें हमने एक फर्दर रेफरल सर्विस भी शुरू की है, जिसके तहत हमारे पास पाकिस्तान से बाहर के जो ट्रेनर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेशनल्स हैं अमेरिका एंड यूके से, वो भी हमारे साथ उन्होंने फ्री वॉलंटियर किया है। जहाँ पर क्रिटिकल केसेस ज़्यादा होंगे तो यूके और अमेरिका से जो वहाँ के स्पेशलिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो वॉलंटियर करें। बहुत शुक्रिया जी। रोशन अली शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये वो टाइम है जब लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, इकनॉमिकल प्रेशर तो सारी एक साइड पर है, लेकिन अपने प्यारों के खो जाने से और अपने प्यारों के खो जाने का खौफ भी जो है वो लोगों को अब काफ़ी देर तक शफात हॉन्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं कौमी असम्बली के सेशन की। सेशन जारी है। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तकरीर की और हुकूमत पे बड़ी शदीद तनकीद की। कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां कोरोना के शौकिया टेस्ट होते हैं। उन्होंने साथ में भी कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा कोई लॉकडाउन नहीं होने दूंगा। फिर कहा शाफिया ने लॉकडाउन कर दिया है। ये बता दें पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ मंसूबाबंदी क्या है। कोरोना की सबसे बड़ी वजह 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम ख़त्म कर दें तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ये कहना था शाहिद खाकान अब्बासी का। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ शौकिया टेस्ट होते हैं। यहाँ पर ये फैसला हुआ कि जो मेंबर हाउस में आएगा टेस्ट करा कर आएगा। पाकिस्तान की कोरोना वायरस के खिलाफ स्ट्रेटेजी क्या है? हर वेबसाइट पे एक डॉक्टर जफर मिर्जा साहब के फोटो हैं, प्राइम मिनिस्टर के फोटो हैं, वो मीटिंग्स भी कर रहे हैं। बहुत मीटिंग्स होती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? 12 से ज्यादा तकरीरें फरमाई हैं। प्राइम मिनिस्टर कहा कोई लॉकडाउन नहीं करो, नहीं होने दूंगा क्योंकि गरीब को तकलीफ होगी, नहीं लॉकडाउन करने दूंगा। फिर बताया कि अशरफिया ने लॉकडाउन कर दिया। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा मैं लॉकडाउन नहीं करूंगा, उसी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब के घर के गेट के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता है, वजीर कुछ कहते हैं, स्पोक्स पर्सन कुछ और कहते हैं, होता कुछ और है। न्यूयॉर्क के गवर्नर ने तारीफ की है पाकिस्तान की, मैंने नहीं देखी, लेकिन एक वजीर कहता है असेंबली में मैं बात मान लेता हूँ। उसको पता नहीं था गरीब के बच्चे को। असद उमर साहब वही आदमी है, 40,000 टेस्ट कर रहे थे डेली, चीनी को भी लीड कर रहे हैं। कोरोना की जो सबसे बड़ी कॉज है वो 18वीं तरमीम है। अगर 18वीं तरमीम खत्म कर दें कोरोना खत्म हो जाए। भुगतेंगे पाकिस्तान के अवाम, जिस तरह चीनी में भुगता है। हुकूमत सोती रही, चीनी पे 43% बढ़ गई, आज तक बढ़ी हुई है। आसिफ अली जरदारी की हालत अब बहुत बेहतर है। जब तक हुकूमत के कैदी थे तो हालत बहुत ख़तरनाक थी। ये कहना है बिलावल भुट्टो जरदारी का। बिलावल भुट्टो कहते हैं आसिफ जरदारी कराची में एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हुए हैं। सदर जरदारी की जो सेहत है वो जब सदर जरदारी साहब इस्लामाबाद में हुकूमत का कैदी था तो उस वक्त बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल था, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तब से बहुत बेहतर है। इस वक्त सदर जरदारी साहब कराची में हैं और कोरोना की वजह से मेरे मुतालबा पे और आसफा बीबी की मुतालबा है वो सारे तहफ़्फ़ुज़ के कदम अपना रहे हैं। अहम खबर शामिल करते चलें लाहौर से, जहां पुलिस की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1 दर्जन से जायद अफराद को हथकड़ियां लगाकर निजी गाड़ी में बंद कर दिया गया। इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे बाबर खान। बाबर, ये क्या मामला हुआ है? लेकिन जहाँ पंजाब हुकूमत मार्केटों में SOP पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आ रही है, वहाँ जो पुलिस है वो भी SOP पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं कर रही। थाना भगवानपुरा जो कि एक किराए की बिल्डिंग है, वहाँ पर हवालात नहीं है, लेकिन पुलिस जो है 12 से जायद जो अफराद हैं जो मुल्ज़मान हैं उनको हथकड़ियाँ लगाकर एक निजी वैन में उनको बिठाया हुआ है। 3 घंटे तक वहाँ पे बिठाए रखा। उनको जो मुल्ज़मान है उनका ये इल्ज़ाम है कि जो मुबैना तौर पर रिश्वत देता है उसको निकाल कर थाने ले जाते हैं। अदरवाइज ये थाने के बाहर ही वैन खड़ी है। इसकी फुटेज जो है मोबाइल फुटेज भी एयरवा न्यूज़ ने हासिल किया। फुटेज में अब देखा जा सकता है कि किस तरह बेर बकरियों की तरह तमाम मुल्ज़मान को इन्होंने निजी गाड़ी में बिठाया हुआ है। उनको बिल्कुल कोरोना वायरस जो है उसकी जो SOP है उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। अब देखना यह है कि इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। आला अफसरान जो कि नाके लगाकर तो लोगों को जो बाबर खान ये समझ नहीं आ रही, ये इकदाम पंजाब पुलिस ने कोरोना से बचाव के लिए किया है, कोरोना फैलाव के लिए किया?
देखिए जी, बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि ये फैलाव के लिए किया गया है, क्योंकि 12 से ज्यादा अफराद को एक छोटी सी निजी वैन में बिठाया गया है। वैसे पुलिस नाकों पर एक गाड़ी में ये वैन भी आप बड़ा तकल्लुफ कर रहे हैं इस पिकअप को वैन कहने का, क्योंकि इस गाड़ी में हार्डली मेरे ख्याल में 4 अफराद की जगह होती है, जिसमें इतने सारे लोगों को बंद किया गया। वैसे शफात उमूमी तौर पे जो है वो देगे भर के लाते हैं। अब पुलिस ने वहीं उसी पिकअप में यहाँ पे मुल्जिमान को भर दिया है, जिसमें कोई SOP को फॉलो नहीं किया गया, और जहाँ पर कोरोना को फॉलो ना करने पर गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वहीं पर मजीद कोरोना को फैलाने के लिए पुलिस की जानिब से ये वाहिद किस्म का इकदाम था जो कि लाहौर में हमारे सामने आया। मतलब अंदर थाने भी नहीं लेके जा रहे, पिकअप बाहर खड़ी हो, बाहर ही खड़े हुए, हवालात में बंद भी नहीं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको शाम रमज़ान ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और हसन अली को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया है। साबिक कप्तान सरफराज को A से B कैटेगरी में भेज दिया गया है और टेस्ट कप्तान अजहर अली को A कैटेगरी में जगह मिल गई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि चूंकि हमारे कौमी टीम के साबिक कप्तान जनाब सरफराज साहब A से B कैटेगरी में चले गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाबर आजम अब ODI कैप्टन भी होंगे। T20 कप्तान तो ऑलरेडी हैं, अब वो ODI कैप्टन भी होंगे। तो अब बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी की जो कैटेगरी है वो भी A कर दी गई है। बाबर आजम ODI के अब जो कप्तान हैं, तो नौजवान फास्ट बॉलर नसीम शाह वो भी अब पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बने। और मोहम्मद हसनैन जो आपने देखा जनाब PSL में ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी रही, और हैदर अली अमीर को इमर्जिंग कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। तो ये तफसीलात आई है जनाब। अभी तक PCB के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक वैसे मुझे क्या समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूँ। सरफराज ODI कैप्टन नहीं है, मैं कैसे रिएक्ट करूँ उस पर? मतलब ये अच्छा हुआ बुरा, मतलब मैं बाबर आजम का फैन हूँ, लेकिन मैं सरफराज की कैप्टनसी का भी अब ये भी देखे ना, वहाब और आमिर भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो पार्ट ही नहीं है वो। हाँ ये भी तो है, ये भी है। हाजी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि साबिक कप्तान सलीम मलिक क्रिकेट की दुनिया में वापसी के लिए काफ़ी देर से कोशिशें कर रहे हैं, और इस बार उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करने और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपनी खिदमत देने के लिए क्लीन चिट हासिल करने की उम्मीद के साथ आलमी क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC का दरवाज़ा खटखटाने का भी ऐलान कर दिया। उनका क्या कहना है आपको पहले सुनवा लेते हैं। बोर्ड मेरे साथ इंस करता तो ICC तो है, एंटी करप्शन है, तो सबके लिए दरवाजे खुले हैं, जो होगा फिर देखा जाएगा। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं उस जगह काम करूं जहां से मैं पाकिस्तान को एक नई लॉट दे सकूं। मुझे शौक़ नहीं है, ये लोग समझते हैं मैंने आगे चीफ सेलेक्टर बनना है, मैंने आके पाकिस्तान टीम के साथ टूर करने हैं, मुझे कतन शौक़ नहीं है। सलीम मलिक के बकौल उन्होंने PCB को अपनी खिदमात देने की पेशकश से मुताल्लिक काफ़ी दिनों पहले एक ख़त भी लिखा था, जिसका कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने शिकवा किया कि उनके बेटे को बेहतर परफॉर्मेंस के बावजूद टीम में शामिल नहीं किया गया। ना सिर्फ ये बल्कि कहा गया कि वो ओवर एज हो गया है। सलीम मलिक ने NCA में काम करके पाकिस्तान टीम को नया टैलेंट देने की ख्वाहिश जाहिर की है, और साथ में कहा है कि उन्हें टीम के साथ दौरे करने का कोई शौक़ नहीं है। वेल जनाब, एक ऐसा मामला है जिस पे मेरे ख्याल में अगर ये पेंडोरा बॉक्स खोला तो बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे, और ख़ासतौर पर जस्टिस क्यूम की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में सिर्फ सलीम मलिक का नाम नहीं था, उसमें बहुत सारे नाम थे जिन कुछ को 3 लाख जुर्माना हुआ, कुछ को 1 लाख जुर्माना हुआ, जो उस वक्त के हिसाब से बहुत ज़्यादा जुर्माना था। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल में अब इसको चाहिए कि इस मामले को समेट लिया जाए किसी तरह। अब शफात से एक बार से हम दोबारा से ज़रा COVID-19 के हवाले से आ जाते हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से तिब्बी अमला है वो निशाना बनता जा रहा है COVID-19 का, लेकिन अब जो रेस्क्यू का अमला है वो भी इसकी गिरफ्त में आता जा रहा है। रेस्क्यू 1112 पंजाब भर में किसी भी हंगामी सूरत हाल में रेस्क्यू सर्विसेज फराहम करता है, लेकिन कोरोना की वबा में इस सर्विस से वाबस्ता एहलकार भी अब शदीद मुतासर हो रहे हैं। अहम खबर ये है कि रावलपिंडी में रेस्क्यू 1112 के मजीद 2 एहलकारों में COVID-19 वायरस का टेस्ट मस्बत आ गया है, जिन्हें रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है। इन नए केसेस के बाद
मुतासरा एहलकारों की तादाद 3 हो गई है। ये एहलकार रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करने और कोरोना मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के कामों पर मामूर थे। और इसी वाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद है 1122 के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रिजवान नसीर। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, जिन एहलकारों के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, पहले तो आप हमें उनकी सेहत के हवाले से बताइएगा कि अभी उनकी तबीयत कैसी है। 10 लोगों को जो है वो हमारे ये जो है अभी पॉजिटिव हुए, कोरोना पॉजिटिव है। उनमें से भी इस वक्त तक जो हमारे हैं 4 जो लोग हैं उनमें से रिकवर कर चुके हैं और 6 जो हैं वो इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं, ताकि वहाँ पे जो है वो उनकी निगहदाश्त जारी है और इंशाल्लाह वो घर जाएंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि रोज़ाना जो मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है, इसमें कितना मुश्किल हो रहा है एहलकारों के लिए ख़ुद को भी महफूज रखना, और क्या एहतियाती तदाबीर वो इख्तियार कर रहे हैं इसके लिए? रेस्क्यूअर्स की जो सेफ्टी है वो हमारे लिए अव्वलीन तरजीह है, और इसको मद्देनज़र रखते हुए और ये देखते हुए कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और हो सकता है ये कुछ अरसे तक जो है ये जारी रहे, तो हमने इसके लिए कुछ खसूसी इंतज़ामात लिए। सबसे पहले हमने ट्रेनिंग जो थी फ़ौरन उसमें ट्रेनिंग को इसको शामिल किया, और अब हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी हमने ऐसा ले लिया है जिसके अंदर हम उसको बाकायदा डिकंटामिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास साथ साथ ना सिर्फ रेस्क्यू के पास एमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, एमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हैं, उसके साथ साथ हमारे पास फायर की टीम होती है जिसको बाकायदा डिकंटामिनेशन के प्रोसेस को बड़ा इफेक्टिवली साथ साथ करती है। सो जो भी कोई हमारा एहलकार आता है वो जब आता है उसको पहले डिकंटामिनेट किया जाता है, फिर इसके बाद रिमूव किया जाता है। तो इसलिए अपने रेस्क्यूअर को एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की किट इशू हो रही है, ताकि वो बाकायदगा सेफ्टी के साथ कवरऑल को इस्तेमाल कर सके, शूज़ को इस्तेमाल कर सके, और उसके पास N95 मास्क हो, ताकि उससे वो बाहिफाजत ऐसी एमरजेंसीज़ को मौसर अंदाज से रिस्पॉन्ड कर सके। अच्छा डॉक्टर, कहेगा कि 1122 की जानिब से मुस्तकीन में राशन बांटने का काम भी है, वो भी जारी सारी था, वो काम इससे मुतासर तो नहीं हुआ? के बारे में लोग हमें कॉल नहीं करते बल्कि ज़्यादातर जो अब लोग कॉल कर रहे हैं 25,000 कॉल्स में से तकरीबन 21,000 कॉल्स जो हैं वो अब राशन से रिलेटेड हैं, और ये बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड हो गई थी शुरू। उस पर फिर गवर्नर पंजाब जो हैं चौधरी मुसव्वर साहब ने फिर एक स्पेसिफिक टीम जो पाकिस्तान डेवलपमेंट नेटवर्क है उसके साथ कर लोगों को राशन हमने डिस्ट्रीब्यूशन शुरू की, और अब तक 45,000 लोगों को जो है मुख्तलिफ मुखैर हज़रात ने, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर तकरीबन 45,000 राशन लोगों में, फैमिलीज़ में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया है। और आगे भी अगर जहाँ पे भी मुमकिन होगा इंशाल्लाह हम जो भी हेल्प कर सकते हैं, जो भी और साथ लोग हेल्प करना चाहते हैं वो हमारे स्टेशंस के ऊपर बाकायदा एक बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए उनको फिर वहाँ पे हर जो टाउन और हर तहसील में हमारे स्टेशन मौजूद है वहाँ पे फिर हम ऐसी बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो बता रहे थे कि 1122 के 10 एहलकार ऐसे हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, और ये वो 10 एहलकार हैं जो कि कोरोना के मरीजों को अस्पताल तक पहुँचाते थे, साथ में जगह जगह जो इलाके हैं वहाँ पे डिसइंफेक्टेंट के स्प्रेज भी करते थे। ये डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करना और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में होता ये है कि जिस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं बेसिकली अब वो गाड़ी कैरियर बन जाती है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे मेरे ख्याल में हर रेस्क्यूअर को और हर वर्कर को बचना अब चाहिए। अहम खबर यहाँ शामिल करते हैं। अरकान पार्लियामेंट में कोरोना केसेस सामने आने लगे हैं और अब सेनेटर्स में भी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 2 सेनेटर्स हैं, जनाब सेनेटर मौलाना अताउर रहमान और सेनेटर फिदा मोहम्मद साहब, जिनके कोरोना टेस्ट मस्बत आए हैं। इन दोनों अफराद को इजलास में शिरकत करने से रोक दिया गया, क्योंकि इजलास से कबल कोरोना टेस्ट कराना लाजमी करार दिया गया था, और दोनों सेनेटर्स ने गुज़िश्ता रोज़ अपना कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसके बाद आज उनकी रिपोर्ट्स आई हैं जिसके मुताबिक दोनों के कोविड-19 पॉजिटिव हैं। और इससे पहले आपको बताएं कि बहुत सारे वो लोग जो कि बैरून मुल्क इस वक्त फंसे हुए थे, उनकी वापसी का सिलसिला जारी है। काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की सुपरस्टार एक्ट्रेस अदाकारा मीरा भी जो हैं वो भी बहुत अरसे से अमेरिका में फंसी हुई थी। उन्होंने वहाँ से अपनी वीडियोस भी बना के भेजी, फिर कुछ वीडियोस उन्होंने अपने ससुराल में बारबेक्यू पार्टीज की भी भेजी, फिर वो जो दरख्त साफ करी थी पीछे बैकयार्ड से जो चीज़ें साफ करी थी, तमाम चीज़ों की स्क्वायर में उन्होंने जाके दिखाया कि हमें घर में रहना चाहिए। उन्होंने रिपोर्टिंग की वहाँ पे शफात। लेकिन अब अच्छी खबर उनके फैंस के लिए है कि फाइनली मीरा जो है वो वाशिंगटन से वापस पाकिस्तान पहुँच गई हैं, और आते साथ ही उन्होंने अपने आप को खुद को होटल में जो है वो क्वारंटीन भी कर लिया है।
तो जनाब अब मीरा आ गई हैं वापस, आई मीरा आई, और अच्छी बात है वापस आ गई हैं वो हमारे साथ। और मिस कर रहे थे हम उन्हें पाकिस्तान की स्क्रीन्स पे। वो अलग बात है कि वो अपनी प्रेजेंस रखती हैं। अभी भी वो तमाम तर स्क्रीन्स पे चल रही थी उनके मैसेजेस, और वो जितने प्यारे तरीके से वो बात करती हैं। मीरा बड़े खूबसूरत तरीके से जो इंग्लिश में स्पेसिफिकली जो उनकी जो वीडियोस थी वो भी, फिर उन्हें जाके टाइम स्क्वायर पे जो रिपोर्टिंग की, मतलब जहाँ कोई आवाम नहीं होती थी वहाँ पे मीरा मौजूद होती थी। मीरा वहाँ से रिपोर्ट करके बता रही होती थी कि टाइम स्क्वायर पे जो लोग हैं आज बिल्कुल भी नहीं आए, क्योंकि न्यूयॉर्क जैसा शहर भी इस वक्त सो रहा है। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। मुशीर खजाना हफीज शेख की जेर सदारत ECC का इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें ECC ने ज़राई शोबे के लिए 56.60 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दे दी है। किसानों को खाद की खरीदारी पर 37 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ज़राई पैकेज 100 अरब के SME वज़रा रिलीफ फंड का हिस्सा है। ECC की मकामी तैयार करदा ट्रैक्टर्स पर सेल टैक्स और सब्सिडी की भी मंजूरी है। पाकिस्तानी मशीन टूल फैक्ट्री के मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए ग्रांट की मंजूरी सामने आई है, और इसी तरह जुडिशल अकेडमी के मुलाजमीन के मुतालिका अखराजात के लिए 4 करोड़ रुपए के ग्रांट की मंजूरी हुई है। स्टील मिल्स के 8000 मुलाजमीन के लिए 18.74 अरब रुपए की फराहमी की समरी पर गौर मौखर कर दिया गया है। ECC ने मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी है, और आज़ाद कश्मीर को पास्को से 1.52 अरब रुपए की इजाफी गंदम की फराहमी की मंजूरी भी दे दी गई है। इसके साथ ही अब यहाँ पर वक्त हो गया है कि हम आपसे इजाज़त लें। हम अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बाज़ारों का रुख बिला वजह मत कीजिएगा। अब तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।